हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव भूपन एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऊप्स के बारे में। हमारा लेक्चर नंबर 43 पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करेंगे, जो कि है एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऐसे कॉन्सेप्ट यार जिसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और आपके कॉलेज के वाइवा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये करने के बाद एक अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस का आंसर करने आ चुका होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, भैया कैप्सूल कैप्सूल जैसा सुनाई दे रहा है, हाँ यार वही है, वैसे ही है। तो एनकैप्सुलेशन होता क्या है? अगर मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, आपको मैं रट्टा डेफिनेशन अगर बताऊं तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है रैपिंग अप डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। आप क्या कर रहे हो? डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को रैप कर रहे हो। ठीक है, आपने डेटा मेंबर्स और फंक्शन को रैप कर दिया और जो एक सिंगल एंटिटी निकल के आ रही है, आप बोल रहे हो कि भाई यहां से मैंने एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। तो एनकैप्सुलेशन होता क्या है भैया, समझाओ दोबारा। मैंने क्या बोला कि कैप्सूल होता है ना, जैसे ये एक कैप्सूल है ना, इसके अंदर कुछ 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 छोटी छोटी गोलियां होती है, अगर आपने खोल के देखी हो। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला मान लो जो आपके डेटा मेंबर है ना, जो आपके डेटा मेंबर है, ये कोई लाल कलर की छोटी सी गोली है, ऐसी सी गोली है छोटी सी। और जो आपके फंक्शंस है ना, जो आपके फंक्शन है, वो मान लो कोई सफेद कलर की छोटी सी गोली है। अब अगर मैं कैप्सूल बनाऊं, कि मान लो ये मैंने कैप्सूल बनाया है, इसके अंदर जो है ये मेरे फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये मेरे डेटा मेंबर हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? सारे के सारे फंक्शंस को और सारे के सारे डेटा मेंबर्स को मैंने रैप कर दिया एक सिंगल कैप्सूल के अंदर, एक सिंगल एंटिटी के अंदर। तो इस प्रकार मैंने एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मैंने एनकैप्सुलेशन अचीव कर दिया, क्योंकि मैंने डेटा मेंबर को और फंक्शंस को एक सिंगल एंटिटी के अंदर रैप कर दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो भैया ये जो है, ये है आपके डेटा मेंबर और ये जो है, ये है आपके फंक्शंस। तो आपने क्या किया? डेटा मेंबर लिए, जिसको हम क्या बोलते थे, हमने क्लास के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। डेटा मेंबर को हम प्रॉपर्टीज भी बोलते थे, या स्टेट भी बोलते थे। ठीक है, और फंक्शंस को हम क्या बोलते थे? फंक्शंस को हम मेथड्स बोलते हैं, या फिर हम फंक्शंस को बिहेवियर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? इन डेटा मेंबर्स को और इन फंक्शंस को एक सिंगल एंटिटी में डाल दिया, सिंगल एंटिटी में रैप अप कर दिया, और हमने बोल दिया कि यार ये आपने एनकैप्सुलेशन अचीव कर ली है। इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है? अगर मैं बताऊं कि भैया ये क्या चीज़ है, आपने भैया ये तो बता दिया कि यार ये वाली जो चीज़ है ये डेटा मेंबर है और ये वाली जो चीज़ है ये फंक्शन है, तो कैप्सूल क्या चीज़ है? मैंने बोला ये कैप्सूल क्लास है। तो इन शॉर्ट आपने क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर ले लिए और कुछ फंक्शंस ले लिए, और क्लास के द्वारा आपने एनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया है। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रायो, द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि यार एक अच्छी जॉब हमें चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डीएसए पर काम तो हम इस सीरीज में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हमें डेवलपमेंट में तगड़ा होना है तो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि फुल स्टैक प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और प्रोग्राम का ग्रेड इस लेवल का है कि आप जो प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं उनके अंदर वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकली आप करने वाले हो। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने प्रोजेक्ट होंगे कि आपका रिज्यूमे बहुत तगड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट करवा दी जाएगी। जितने प्रोग्राम हैं सारे सारे 1 वीक फ्री ट्रायल के साथ आते हैं और शॉर्ट स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो एक लिंक आपको यहाँ पर शो रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट फिर से ले सकते हैं, और ये हर प्रोग्राम पे अप्लाई करता है। इसको और थोड़ा अंदर तक जाएं, अगर मैं बोलूं कि फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होगी, फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास क्या होगी? एक फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास वो होती है जिसमें सारे के सारे डेटा मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेट मार्केट होते हैं। जैसे मैंने सिखाया ना आपको कि यार अगर आप ऐसे लिख देते हैं एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट का यूज करके, ऐसे लिख दूं मैं यार कि इसमें क्या पड़ा है, इसमें एक नंबर पड़ा हुआ है और इसमें एक लेबल पड़ा हुआ है, इस प्रकार। तो आपने ये सारे के सारे जो मेंबर हैं ये प्राइवेट मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास अचीव कर ली है। जब आप सारे के सारे मेंबर प्राइवेट मार्क कर देते हैं तो फिर आप उनको क्या कर सकते हैं? आपने प्राइवेट मार्क कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ सेम क्लास में ही यूज कर पाएंगे, सेम क्लास में ही एक्सेस कर पाएंगे इन मेंबर्स को। ठीक है, कोई और क्लास इन मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती डायरेक्टली। ये बात समझ में आ गई? तो एनकैप्सुलेशन क्या है? जस्ट रैपिंग अप डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। और फुली एनकैप्सुलेशन क्या होती है? जहां पे हम बोल देते हैं कि भाई सारे के सारे डेटा मेंबर जो हैं वो प्राइवेट मार्क करती हैं। बहुत बढ़िया, अभी इसको हम इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, बहुत आसान चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई है। और अब हमने क्या बोला?
अब हमने क्या बोला कि भैया ठीक है, समझ में आ गया एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज बताओ, क्यों करना, क्यों है, वाई आर वी डूइंग एनकैप्सुलेशन, क्यों, क्या रीजन है। मैं बोला बहुत अच्छा आपने ये पूछा है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछेगा सेम, ठीक है। तो अगर एनकैप्सुलेशन, अभी हम आगे जाके एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे एनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दो चीज़ें हैं इसके लिए यार, जब भी एनकैप्सुलेशन आपके सामने वर्ड आया ना यार, तो इसको आप समझ लेना, इसका एक सिनोनिम मान लो, इसके सिनोनिम मान लो, ये होती है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को हम क्या बोलते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि डेटा हाइडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ये बात समझ में आ रही है। एब्स्ट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोल देंगे इंप्लीमेंटेशन हाइडिंग। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ एनकैप्सुलेशन की बात कर लेते हैं। तो मुझे क्या समझ में आता है कि एनकैप्सुलेशन जहाँ भी लिखा हुआ तो मैं समझ लूंगा अच्छा इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की बात चल रही है या फिर डेटा हाइडिंग की बात चल रही है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो पहली एडवांटेज मुझे क्या समझ में आ गई कि यार एनकैप्सुलेशन के द्वारा मैं अपने डेटा को हाइड कर सकता हूँ, है ना। भैया कैसे कर सकते हो यार, अभी तो दिखाया मैंने। अगर मैंने इसको प्राइवेट मार्क कर दिया तो कोई भी सेकंड क्लास, कोई भी अदर क्लास या फिर क्लास के बाहर, ना तो आप नंबर को एक्सेस कर पाओगे, ना तो आप लेबल को एक्सेस कर पाओगे, कोई तरीका ही नहीं आपके पास। गेटर सेटर को हटा दो अभी, डायरेक्टली अगर मुझे बोलना हो कि यार मान लो इस क्लास का नाम है हीरो, तो क्या मैं डायरेक्टली हीरो डॉट नम या हीरो डॉट लेबल एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेटली मार्क्ड है। ये बात समझ में आ गई। तो डेटा हाइड करना मेरी एक एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होगा, डेटा हाइड करने से भाई मेरी सिक्योरिटी चीज़ें, सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, सिक्योरिटी मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं अपनी क्लास को सिर्फ रीड ओनली मार्क कर सकता हूँ इसके द्वारा। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट इसको मार्क कर दिया तो इन पर्टिकुलर डेटा नंबर को मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? गेटर्स का यूज करके। तो अगर मैं गेटर बना दूं, वहां पे मैं नंबर को दे पाऊं कि यार ये लो नंबर ले लो, देख लो क्या वैल्यू है इसकी, तो वहां से आप इसको गेट कर पाओगे, रीड कर पाओगे, फेच कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सेटर ना बनाऊं तो कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं चाहूं, सो इफ वी वांट वी कैन मेक क्लास रीड ओनली, ठीक है। अगर हम चाहें तो अपनी क्लास को हम रीड ओनली भी मार्क कर सकते हैं। अगली चीज क्या होगी भैया, अब यहाँ पे यार जब भी आप ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर जाओगे ना, तो कोड रियूजेबिलिटी आपकी ज्यादातर हर किसी की एप्लीकेशन होने वाली है। आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, कैसे, अभी हम आगे चलते हुए देख लेंगे इस चीज को, बहुत आसान चीज है ये, ठीक है। और एक और चीज क्या हो सकती है, मैंने बोला कि यार एनकैप्सुलेशन जो होती है वो आपकी सहायता करती है यूनिट टेस्टिंग के अंदर भी। आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है यार, कि अच्छा मतलब मैनेजेबल हो जाती है चीजें, ठीक है। क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यार पूरी गेम ही आप मैनेजेबिलिटी की है और कोड रीयूजेबिलिटी की है, रीडेबिलिटी की है, तो यहाँ पर वो चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी यहाँ पे कोड स्टूडियो पड़ी हुई है, आपका शेयर कर दूंगा, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का ये पूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स पूरी दी, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ प्राइवेट कर दिए सारे के सारे मेंबर्स को, ठीक है, कमेंट्स के साथ आपको समझाया हुआ है, और ये एडवांटेज है, यहाँ से हम देख के आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो भैया यहाँ पे ये कोड स्टूडियो पर ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर कि भैया इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वैसे तो हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी यार, लास्ट क्लास में हमने जब हीरो वाली क्लास बनाई थी, क्रिएट की थी, तो हमें पता है क्लास किस प्रकार बनाई जाती है, और हमने जब एक क्लास बना ली उसके अंदर टाइमर फंक्शंस होते हैं, तो हमने एनकैप्सुलेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट फिर भी आपके लिए मैं एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ। हमने क्या बोला कि हम एक दोबारा हीरो वाली क्लास बनाएंगे। हमने क्या बोला, क्लास हीरो, ऐसा कर दिया। और मैंने क्या बोला, चलो अलग क्लास बनाते हैं, मैंने बोला क्लास एम्प्लॉय, या फिर ऐसा करते हैं क्लास स्टूडेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यार प्राइवेट, नहीं भी लिखूंगा तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते सारे मेंबर्स यार। मैंने बोला इसका नाम बता दो लड़के का, तो मैंने बोला स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने बोला यार इसका एज बता दो, फिर मैंने बोला कि यार इसकी हाइट बता दो, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी मैंने स्टूडेंट की, ठीक है। तो इस प्रकार ये मैंने एक डेटा मेंबर्स लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है, इसका नाम है इंट गेट एज दिस डॉट एज, दिस तो पॉइंटर होता है, तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्लास क्रिएट कर ली जिसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स हैं और जिसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी एनकैप्सुलेशन अचीव कर ली है यार, यही तो होता है एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे आपने क्लास क्रिएट कर लिया और उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स और फंक्शन बने पड़े। इस प्रकार अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इसका, तो आपने बोल दिया कि यार स्टूडेंट, और इसका हम दिया फर्स्ट, ठीक है। रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, कुछ नहीं फटा, है ना। आपके लिए मैं यहाँ पे एक सी स्टेटमेंट डाल देता हूँ यार, ताकि आपको समझ आ जाए, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये पता लग जाएगा, ठीक है, फ्लो सही चल रहा है, कुछ फट तो नहीं रहा।
तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार रन कर लिया, सब सही चला। सब सही चला लिखने से सब सही नहीं चलता, बट हमें पता लगेगा ठीक है ये प्रिंट हो रहा है, यानी ऊपर से कुछ सही चला, कुछ फटा नहीं है, और नीचे भी कुछ फटा होता है, जहाँ पे हमें वार्निंग या कुछ स्टेटमेंट मिल जाती है जहाँ से पता चलता है कि अच्छा कुछ एरर आ चुका है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई यार। इंप्लीमेंटेशन वाइज वी आर सॉलिड, हमें पता है किस प्रकार से एनकैप्सुलेशन की जाती है, और मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने सारे मेंबर्स को प्राइवेट मार्क किया हुआ है, और ये कुछ मेरे मेंबर फंक्शंस हैं इस प्रकार, और यहाँ मैंने इसमें सेटर वेटर लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। जिसका नाम है इनहेरिटेंस। हमने क्या बोला कि यार सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो तो अब हम समझना चाहते हैं यार इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, हमने क्या बोला, एग्जांपल लेते हैं यार। आपने कभी कभी सुना होगा, आपके घर पर रिश्तेदार या कुछ दोस्त आए होंगे, तो उन्होंने बोला होगा यार तेरी जो हाइट है ना तेरे पापा के जैसी है, तेरे पापा भी टॉल हैं, तो भाई तू भी टॉल है। ठीक है, या फिर कोई आया हो, उसने बोला हो कि यार अगर आप एक लड़की हैं यार, आपकी मम्मी के जो बाल है ना यार, आपकी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, सिल्की हैं, उसी प्रकार आपके बाल भी सिल्की हैं। तो आपने कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनहेरिट कर ली है। ठीक है, कि यार आपके पिताजी भी लंबे हैं, आप भी लंबे हो गए, या फिर आपके पिताजी के बाल झड़ गए, वो गंजे हैं, तो आप भी गंजे हो गए, इस प्रकार। तो ऐसी कोई चीज़ आपने इनहेरिट कर ली, कोई क्वालिटी आपके अंदर इनहेरिट होके आ गई है कि यार ऐसे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर इनहेरिटेंस जो होती है वही सेम कॉन्सेप्ट है यार। क्योंकि एक क्लास होगी, कोई एक क्लास होगी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ बिहेवियर होंगे, कुछ स्टेट होगा, है ना, और आप उसको इनहेरिट कर लोगे क्लास किसी और क्लास के अंदर। मान लो एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, तो आपने इनहेरिट कर ली कुछ प्रॉपर्टीज इस क्लास में से, कि यार इस क्लास के पास ना ये फंक्शन ए है और ये फंक्शन बी भी है, तो आपने ये फंक्शन ए और फंक्शन बी जो है इसको ही इनहेरिट करवा दिए। कैसे होगा, क्या होगा भैया, अभी समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो आपके पास एक क्लास पड़ी जिसका नाम है ह्यूमन। ठीक है, अब ह्यूमन क्लास है, तो ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। मैंने बोला इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई हाइट, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई वेट, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई एज, इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना एक मेल क्लास बनानी है और मुझे ना एक फीमेल क्लास बनानी है ना, ये दो टाइप के ह्यूमंस हो सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला यार कि हाइट मेल की भी होगी, फीमेल की भी होगी, वेट इसका भी होगा, वेट इसका भी होगा, एज इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो रादर देन राइटिंग फिर दोबारा सेम टाइप का कोड, मैंने क्या बोला, मैं इनहेरिट कर लेता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इसमें इनहेरिट कर लेता हूँ, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इसमें भी इनहेरिट कर लेता हूँ। तो मेल क्लास ने क्या किया, मेल क्लास ने इनहेरिट कर ली ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और आप फिर उसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे होता, अपना तरीका क्या मतलब है भैया, वो हम आगे जाके भी सीख लेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, टेंशन ना लें आप। तो आपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। अगर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे जाके दिखाऊं, तो क्या समझ में आता है कि यार ये देखो आपका ये ह्यूमन क्लास थी, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये इसके कुछ फंक्शंस थे, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग, वर्किंग। हमने क्या किया, हमने दो क्लासेस बनानी है, मेल और फीमेल, और हमने उसको इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके फंक्शंस ह्यूमन क्लास के हम अब यूज कर सकते हैं। कैसे होगा भैया, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। हम जब बोलते हैं कि यार ह्यूमन क्लास थी एक, और मेल क्लास ने ह्यूमन क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज और फंक्शंस इनहेरिट कर लिए, तो इस केस में ह्यूमन क्लास जो होती है वो होती है पेरेंट क्लास। इसको मैं पेरेंट क्लास बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको सुपर क्लास भी बोल सकता हूँ। ठीक है, और जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है, ठीक है, जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको हम सब क्लास बोलते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं, या चाइल्ड क्लास ही बोल सकते हैं। सो हियर मेल क्लास जो है वो एक चाइल्ड क्लास है ह्यूमन क्लास के लिए, और ह्यूमन क्लास जो है वो एक पेरेंट क्लास है मेल क्लास के लिए। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिंटेक्स किस प्रकार है, मैंने बोला सी प्लस में इनहेरिटेंस का सिंटेक्स कैसा होता है। हमें क्या समझ में आया कि इस प्रकार मैंने अपनी पेरेंट क्लास बना दी होती, जो मैंने यहाँ पे ह्यूमन वाली क्लास बनाई है, और मैंने इनहेरिटेंस कैसे करनी है, ऐसे कि क्लास, चाइल्ड क्लास का नाम जो कि यहाँ पे मेल है, फिर आपने एक्सेस मॉडिफायर बताना है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। आपको याद होगा हमने प्रोटेक्टेड वाला पार्ट छोड़ा हुआ था, उसको हम यूज करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। तो आपको मोड बताना है इनहेरिटेंस का, कि किस मोड से आप इनहेरिट करना चाहते हैं, और फिर पेरेंट क्लास का नाम बताना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, मोड आपके ये तीन हो सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और किस मोड को यूज करने से क्या क्या होने वाला है अभी हम समझ लेंगे। पहले हम सिंपली जाके पब्लिक मोड में एक बार इनहेरिट करके देखते हैं और समझते हैं चीजें कैसे काम करती हैं। इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आके मैं आपको बोलूँ कि यार चलो हमने अभी इसको हटाया और हम यहाँ पे वो एक नई क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी इनहेरिटेंस की क्लास बना दी। यहाँ मैंने क्या किया, पहले ह्यूमन क्लास बनाया था, ह्यूमन क्लास मैंने क्लास
ह्यूमन, और यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर लिया। मैंने बोला इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यार, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रख ली इसकी। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ मैंने बोला ह्यूमन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है यार, इसकी ना एक हाइट होती है यार, इसका ना एक वेट भी होता है यार, इसकी ना एक एज भी होती है। ऐसे करके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज रख ली। अब मैंने बोला कि यार कुछ फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने बोला कि यार इंट गेट एज, ऐसे, और मैंने यहाँ से एज जो है वो रिटर्न करवा दी। मैंने बोला रिटर्न दिस एज, ऐसे। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, इंट सेट वेट। यहाँ पे कुछ वेट आया होगा और मैंने बोला कि यार दिस का वेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बस इस प्रकार। तो यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन क्लास क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये वाला काम तो हो चुका है, हमने ये तो कर लिया। अब मुझे मेल क्लास क्रिएट करनी है। मैंने क्लास क्रिएट करी मेल, पर उसका सिंटेक्स क्या था कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको क्लास लिखना होता है, फिर क्लास का नाम होता है चाइल्ड क्लास का, ठीक है। उसके बाद आप किस प्रकार लिखते हैं दोबारा देखते हैं। उसके बाद आप एक कॉलन लगाते हैं इस प्रकार, और फिर यहाँ पे आप मोड बताते हैं, कौन से मोड से आप इनहेरिट करना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे अपनी पेरेंट क्लास का नाम बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो हम वही सेम चीज़ करते हैं यार। हमने बोला क्लास मेल, इसने इनहेरिट किया है किस मोड पे, पब्लिक मोड पे। किसको किया इनहेरिट, ह्यूमन को। और यहाँ मैंने ये अपनी एक क्लास बना ली है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ अपने एंड से। मैंने बोला कि यार एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी कि यार ह्यूमन कैसे होते हैं। मैंने बोला कलर बता दो इनका यार, इनका कलर बता दो, कुछ कलर भी तो होगा इनका। और फिर मैंने क्या बोला कि यार इनका ना एक फंक्शन बना दो। मैंने कोई फंक्शन बना दिया अटैक, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया अटैक, ठीक है। या फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया स्लीप, और यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि यार सी आउट मेल स्लीपिंग, ऐसा कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है, ताकि वो पता लग जाए कि फंक्शन कॉल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने एक ह्यूमन क्लास बना दी है और मैंने एक मेल क्लास बना दी है, और मेल क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है ह्यूमन को पब्लिक मोड में। भाई ये पब्लिक मोड में क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, समझा देंगे। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, किसका, मेल क्लास का। मैंने बोला मेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट 1, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट 1 डॉट, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट 1 में एज भी है, ऑब्जेक्ट 1 में हाइट भी है, ऑब्जेक्ट 1 में वेट भी है। तो ये तीनों चीजें आ रही हैं। कलर तो हो गई क्योंकि ये क्लास मेल की है और आपने पब्लिक मार्क करा है कलर को। तो अब जब ऑब्जेक्ट 1 के कैसे क्लिक करेंगे तो आप कलर तो आपको इस सेशन में आ ही रहा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने का ट्राई करूँ, चलो मैंने क्या बोला कि यार सी आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एज प्रिंट कर दो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, भैया एज कैसे कर लिया आपने। मेल के अंदर तो एज जैसी कोई चीज नहीं है, मेल के अंदर तो सिर्फ कलर पड़ा हुआ है। वही तो मैंने बोला दोस्त कि मेल ने इनहेरिट कर लिया ह्यूमन को, तो ह्यूमन के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई थी। तो मैं ये सारी चीजें भी मेल के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ। इसी प्रकार सेम तरीके से मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट भी बता दो, वेट भी आ गया। फिर मैंने बोला कि इसकी हाइट ही बता दो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एज, वेट और हाइट मेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट मैंने मेल जो है इनहेरिट कर रहा है ह्यूमन को, तो मेल क्लास जो है वो इन सारी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है। एक कंडीशन है वो बताएंगे आपको अभी, बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेस कर सकता है। तो मैंने ये तीनों चीजें यहाँ पे एक्सेस कर ली। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यार मेल का खुद का एक भी एट्रीब्यूट है, किसका नाम है कलर, तो कलर भी प्रिंट करा लेते हैं भाई। तो इस प्रकार हमने इन सबको प्रिंट करा लिया। मैं इसको रन करता हूँ तो कह रहा है कुछ गड़बड़ है कहीं पर। इसको हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे ये सेट, इसको वर्ड मार्क करना है एक बार और फिर चल जाएगा, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या दिखा कि यार एज प्रिंट हो गई, ये कुछ कुछ आ रहा है, गार्बेज वैल्यू है, हमने सेट नहीं करी ना। फिर वेट प्रिंट करा, 1 आ गया, गार्बेज वैल्यू है। फिर हाइट प्रिंट करी, ये आ गया। और फिर कलर प्रिंट करा तो ये कुछ एम्प्टी आ रहा है, स्पेस आ रहा है सिर्फ बेसिकली, है ना। तो हमें समझ में आ गया गार्बेज वैल्यू सेट हो रही है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है ना। एक बार यहाँ पे हम फंक्शन कॉल भी करके देख लेते हैं यार। सी आउट, मैंने बोला कि यार सी आउट ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्लीप, इसको भी कॉल कर लिया, देखते हैं क्या होता है। एक मिनट क्लियर करते हैं फटाफट। हाँ अब देखते हैं, इसको प्रिंट नहीं कर सकते ना यार, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे इसलिए। तो एक बार हम फटाफट से इसको रन कर लेते हैं। तो हमने रन किया तो मेल स्लीपिंग आ गया, तो यानी बिल्कुल सही चल रहा है। इसी प्रकार का मैं ये वाला फंक्शन कॉल करना चाहूँ सेट वेट वाला, तो ये बार इसको सेट वेट करते हैं। मैंने बोला कि यार ऑब्जेक्ट
डॉट सेट वेट, पहले वेट जो था आपने देखा था 1 प्रिंट हो रहा है ऊपर, अब इसको 100 डाल देते हैं एक बार, 100 नहीं 85 डाल देते हैं, चलो 85 84 डाल दिया, चलो अब मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया दोबारा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट वेट, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया तो मुझे क्या दिख रहा है कि सही है, पहले 1 था मैंने 84 सेट कर दिया, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है। तो इस प्रकार आपको समझ में कुछ कुछ आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि यार एक ना आपकी क्लास थी, एक आपकी ये क्लास थी जिसका नाम था ह्यूमन, जिसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें थी। इसका एक एट्रीब्यूट था भैया हाइट, इसका एक एट्रीब्यूट था वेट, और इसका एक एट्रीब्यूट था एज, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन थे इसके यार, एक फंक्शन ये था, एक फंक्शन ये था, ठीक है ऐसा। अब आपने क्लास बना दी मेल, आपने बोला कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है कलर, ठीक है, और आपने बोला कि यार इसके अंदर एक खुद का फंक्शन है वो है स्लीप, दो ही चीज़ें यार, है ना। पर यार मैंने बोला कि मेल जो है ना वो इनहेरिट कर रहा है ह्यूमन क्लास से, मेल जो ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो क्या होगा अब, तो ह्यूमन क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज और फंक्शन हैं वो सारे मेल क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। तो आपने जब बोला कि यार ये इससे इनहेरिट कर रहा है, तो हाइट जो है इसके पास भी खुद की एक हाइट हो गई, बहुत बढ़िया। फिर वेट जो है, वेट इसके पास भी खुद का हो गया, बहुत बढ़िया। फिर एज जो है, एज भी इसके पास खुद की हो गई। फिर ये जो फंक्शंस बने पड़े हैं, ये फंक्शन इसके पास भी खुद के हो गए। तो अब अगर कोई मेल क्लास में जाएगा और बोलेगा कि यार मेल डॉट एज, तो वो इस वाली एज की बात कर रहा है। वो बोलेगा मेल डॉट वेट, तो इस वेट की बात कर रहा है। इस प्रकार आप ये चारों प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं और ये फंक्शंस भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस का आपको फायदा मिल गया कि जो कोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना पड़ा। ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे इसके लिए कोड लिखा है, इसको हमने रिपीट नहीं करा, हमने सिंपल बोला कि यार मेल तू इनहेरिट कर ले ह्यूमन से, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपने आप आ जाएंगी। आगे समझ हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। एक चीज यहाँ पे हमने डिस्कस करी है मोड, कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमने अभी पब्लिक मोड का यूज करके इनहेरिट किया था अभी इस वाले एग्जांपल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं एक बार क्या होता है। आपने कुछ एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लगाए होते हैं आपकी पेरेंट क्लास के अंदर कि यार ये तीनों जो है ना ये पब्लिक हैं, और फिर आपने एक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे लगाया कि यार मेल जो है ना इससे पब्लिक वे में पब्लिक मोड में इनहेरिट करेगा। दो जगह आपने एक्सेस मॉडिफायर लगा रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको देख जाता हूँ एक टेबल के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल क्या कहता है कि बेस क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। तो बेस क्लास का मतलब वही यार सुपर क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें बेस क्लास क्या है, ह्यूमन बेस क्लास है, और इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या लगा हुआ, पब्लिक लगा हुआ है इन तीन एट्रीब्यूट के लिए। हो सकता है किसी एट्रीब्यूट के लिए प्राइवेट लगाओ, किसी के लिए प्रोटेक्टेड लगाओ, कुछ भी लगा सकता है, ठीक है। अभी के केस में ये तीनों के लिए प्राइवेट लगा हुआ है। तो हम किस एंट्री में जाएंगे, हम इस वाली एंट्री में जा रहे हैं, ये वाली एंट्री के अंदर, ठीक है, पब्लिक। फिर क्या कहता है, आप इसको कौन से मोड से इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक मोड से इनहेरिट कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड से कर रहे हैं, या प्राइवेट से कर रहे हैं। तो अगर आपने पब्लिक वे में इसको इनहेरिट किया है तो जो आपका आंसर आएगा वो भी पब्लिक हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मैंने बोला कि कोई चीज ह्यूमन वाली क्लास के अंदर, कोई एट्रीब्यूट ह्यूमन वाली क्लास के अंदर अगर पब्लिक है, पब्लिक मार्क हुआ पड़ा है, और मैंने इसको दूसरी क्लास में जो मेरी क्लास मेल है उसको किस मोड का यूज करके इनहेरिट किया है, उसको किस मोड का यूज करके इनहेरिट किया, मैंने उसको पब्लिक मोड का यूज करके किया है। तो जब ये चीज यहाँ पर बनेगी तो ये भी पब्लिक मानी जाएगी, यानी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। समझ में आई ये बात। जब मैं मेल क्लास में कुछ भी लिखता हूँ, एक चीज हमें पता है कि जब मैं मेल क्लास में कुछ भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा यार इंट एज, अपना खुद का मैंने मान लो लिख दिया, या फिर मैंने बोला इंट नंबर लिख दिया कोई मैंने, ठीक है। मैंने लिखा, अच्छे से लिखते हैं, मैंने लिखा इंट कुछ वैल्यू, ठीक है। तो मुझे पता है किसी भी एट्रीब्यूट के लिए उसका एक्सेस मॉडिफायर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जब मैं किसी और क्लास का इनहेरिट करके कोई प्रॉपर्टी लेके आता हूं, उसके ऊपर कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगने वाला है वो कैसे पता लगेगा, वो इस टेबल के द्वारा हमें पता लग जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर एंटिटी अपनी क्लास के अंदर पब्लिक थी, यानी अगर ये एंटिटी यहाँ पर पब्लिक थी और आपने इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया, आपने इसको पब्लिक मोड का यूज करके इनहेरिट कर लिया, तो वो आपकी क्लास के अंदर भी पब्लिक मानी जाएगी, तो वो यहाँ पर भी पब्लिक हो गई है। अगर मान लो यहाँ पर कोई एंटिटी है जो कि प्राइवेट है, तो आप कौन सी एंट्री पे आ गए, आप यहाँ पर आ गए इस प्राइवेट एंट्री पर, ठीक है। और आपने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लिया, आपने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लिया, तो प्राइवेट वाली एंट्री पब्लिक मोड में नॉट एक्सेसिबल, भाई पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो अगर आप अब जाके मान लो यहाँ पे इसका नाम अगर एज था और आपने इसको यहाँ पे प्राइवेट मार्क है और यहाँ पे आपने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लिया, तो अब अगर यहाँ पे जाके आप बोलोगे ना यार कि मेल डॉट एज, तो बोलेगा भाई पागल है क्या,
नॉट एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने बोला कि यार एज जो है वो प्राइवेट है, मान लेते हैं मैंने बोला एज जो है वो प्राइवेट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने इसको पब्लिक वे में इनहेरिट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे जाके बोला एज, तो ये दिक्कत कर रहा है। क्या कर रहा है ये कि भाई ये ह्यूमन एज इज इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल नहीं है। तो रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे समझ में आ गया एज इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ ह्यूमन। तो अगर आपके कोई पेरेंट क्लास में या बेस क्लास में कोई चीज़ प्राइवेट मार्क है और आप उसको पब्लिक वे में इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो नॉट एक्सेसिबल हो जाएगा इस प्रकार। सेम, ठीक है। अब सारे कॉम्बिनेशन एक बार ट्राई करते हैं। ये है मेरी सुपर क्लास और ये है मेरी सब क्लास, ठीक है। यहां मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर लगा है प्रॉपर्टी के ऊपर या डेटा मेंबर के ऊपर, ठीक है। और यहां मैं आपको बताऊंगा मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कि किस प्रकार आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 9 कॉम्बिनेशन बैठेंगे, सारे बता देते हैं आपको एक बार। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि सुपर क्लास में मान लो पब्लिकली या पब्लिक मार्क हो पड़ा कोई भी डेटा मेंबर और आप उसको मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी पब्लिक ही कर रहे हैं, तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, पब्लिक आ जाएगा। यानी अब आप उस वेरिएबल को क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यार इसके अंदर तो पब्लिक ही मार्क है, पर आप उसको प्राइवेट वे में इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर प्राइवेट हो जाएगा, कि आप सिर्फ क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने बोला कि यार पब्लिक और यहाँ पर आपने प्रोटेक्टेड लगा दिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड वाले, पब्लिक प्रोटेक्टेड वाले में आपका आंसर प्रोटेक्टेड आने वाला है। अब इसको कंफर्म करेंगे इस टेबल के साथ। देखो पब्लिक, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, बिल्कुल सही चल रहा है। प्रोटेक्टेड के केस में देखते हैं हम कि यार मान लो आपकी सुपर क्लास में वो प्रोटेक्टेड मार्क था, सुपर क्लास में प्रोटेक्टेड मार्क था, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। अगर वो सुपर क्लास में प्रोटेक्टेड है और आप पब्लिक वे में उसको इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक आपका मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, तो भैया आपका आंसर प्रोटेक्टेड आएगा। अगर आप उसको प्रोटेक्टेड था और प्रोटेक्टेड वे में ही इनहेरिट कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर प्रोटेक्टेड ही आएगा। अगर आपको इसको प्राइवेट वे में इनहेरिट कर रहे हैं, तो आपका आंसर प्राइवेट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्राइवेट। अगर आपकी सुपर क्लास में जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट मार्क हुआ पड़ा है, ठीक है। 3 वे में इनहेरिट कर सकते हैं आप, या तो पब्लिक होगा, या तो प्रोटेक्टेड होगा, या तो प्राइवेट होगा। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर ये आ जाएगा नॉट एक्सेसिबल। तो इन शॉर्ट में क्या समझ में आता है कि प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ सुपर क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। हमें क्या समझ में आई बात कि यार प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ एनी क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। ये बात हमें समझ में आ गई है, ये बात हमें एकदम क्लियर हो चुकी है, ये हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। एक बार इसको हम ना रन करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले कि यार मान लो कि कोई चीज़ पब्लिक है, मैंने बोला हाइट पब्लिक है। अब इसको 3 वे में हम इनहेरिट करके देखेंगे। मैंने बोला कि सबसे पहले पब्लिक को पब्लिक वे में इनहेरिट करो, तो आंसर पब्लिक आता है, तो मैं हाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ट्राई कर लेते रन करके। इस सबको मैं एक बार उठा देता हूँ यहाँ से यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया मेल m1। अब मैंने बोला m1 डॉट हाइट, इसको प्रिंट करना है m1 डॉट हाइट, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं। क्या हुआ है, हाइट जो है वो आपकी पेरेंट क्लास में जो है पब्लिक मार्क है और आपने पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस का यूज किया हुआ है और आप इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। रन करते हैं तो कुछ कुछ आ रहा है, एक्सेस कर पा रहे हैं आप। आपको क्या समझ में आया इस चीज से? इस चीज से हमें ये चीज समझ आती है कि मान लो कि ये क्लास हमारी ह्यूमन क्लास है, इसके अंदर ये वैल्यू जो है ये हाइट है, ठीक है। और ये हाइट जो है पब्लिक मार्क हुई पड़ी है इस टाइम पे। फिर क्या हुआ, ये मेरी क्लास है, इसका नाम है मेल, ठीक है। अब मेल ने क्या बोला कि भाई मैं तुझे ना इनहेरिट कर रहा हूँ, मैं तुझे ना इनहेरिट कर रहा हूँ और मैं पब्लिक मोड का यूज कर रहा हूँ, पब्लिक मोड का यूज करके इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये पहले ही पब्लिक थी और मैंने पब्लिक मोड का यूज करके इनहेरिटेंस कर लिया, तो कायदे से यहाँ पर जो हाइट बनेगा, अब जो इसको हाइट मिल गया है वो भी पब्लिक ही मार्क्ड होगा। तो इन शॉर्ट अब अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि यार मेल क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है मेल m1 और मैं m1 डॉट हाइट करने का ट्राई करूँ, तो भैया ये सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो इशू। हमने अभी जस्ट ये चीज़ देखी कि हमने रन करके देखा तो ये कुछ गार्बेज वाले प्रिंट हो गए, सही चल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। सेकंड केस क्या कहता है कि यार क्लास में तो पब्लिक मार्क्ड है, हाइट जो है पब्लिक मार्क्ड है, बस मैं इसको प्रोटेक्टेड वे में लूंगा, प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि यार अगर पब्लिक है
और प्रोटेक्टेड केस में हम जा रहे हैं तो आंसर भी आपको प्रोटेक्टेड आने वाला है। ठीक है, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा? देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि बेस क्लास के अंदर आपने हाइट को पब्लिक मार्क किया हुआ है और आप जो इनहेरिटेंस कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड केस में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? रन करके देखते हैं। रन कर दिया, क्या आ गया? कॉन्स्ट्रेन्ड बाय प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हेयर। तो आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? तो हमें क्या समझ में आता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है ये समझाते हैं आपको। मैंने बोला प्रोटेक्टेड जो है ना यार, एक तरीके से सिमिलर है प्राइवेट की तरह, एग्जैक्टली नहीं बट काइंड ऑफ सिमिलर है प्राइवेट की तरह। कैसे? कि आप इसको अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अपनी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि जो भी आपकी चाइल्ड क्लास होगी, या मैं उसको चाइल्ड क्लास बोल लूँ या मैं उसको डिराइव्ड क्लास बोल लूँ, वो एक्सेस कर सकती हैं, वो एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये वेरिएबल जो होगा, ये डाटा टाइमर जो होगा, क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, इनसाइड अ क्लास। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है? प्राइवेट की तरह काम करता है। इसका मतलब बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्लास के अंदर एक्सेस कर पाओगे। कंडीशन क्या होती है? अगर आप कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं, यानी इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, तो उस चाइल्ड क्लास के अंदर आप इसको यूज कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या गलती हो रही है? हमने बोला M1 हाइट यार प्रिंट कर दो। अरे कैसे कर पाओगे? ये तो प्राइवेट की तरह काम करेगा ना, बाहर यूज नहीं कर सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इंट गेट हाइट, क्योंकि अंदर तो यूज कर सकते हैं, अंदर तो अलाउड है यूज करना, है ना? अंदर तो अलाउड है यूज करना, और ये आपको हाइट रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ गेट हाइट और इसको चला के देखूं, तो भैया ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए और ये चलेगा, इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, रन किया, चल गया, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में आई? इस केस को समझाते हैं आपको एक बार। इस केस में क्या हो रहा है कि यार ये आपकी कोई क्लास है जिसका नाम है ह्यूमन। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसका नाम है हाइट। हाइट जो है ये पब्लिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइट जो था वो पब्लिक था। फिर मैंने क्या किया? मैंने एक और क्लास बनाई, मैंने क्लास बनाई, ठीक है, इसका नाम है मेल। आपने बोला कि मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, पर जो मेरा मोड होगा ना यार, वो है प्रोटेक्टेड। जो मेरा मोड है वो है प्रोटेक्टेड। तो हमने क्या देखा, जब पब्लिक होगा और ये प्रोटेक्टेड होगा तो क्या आंसर आना चाहिए? हमने ऊपर देखा था ना अभी, ये पब्लिक है और ये प्रोटेक्टेड है। इस केस में आंसर में प्रोटेक्टेड आने वाला है। इसका मतलब कि जो मेल क्लास के अंदर अब ये हाइट बन गया है, अब मेल क्लास के अंदर जो ये हाइट बन गया है भैया, ये प्रोटेक्टेड वाला होगा। और मुझे क्या पता प्रोटेक्टेड केस में कि या तो मैं इसको अपनी क्लास में एक्सेस कर पाऊंगा, इनसाइड ओन क्लास एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको डिराइव्ड क्लास के द्वारा, या फिर सब क्लास के द्वारा, या फिर चाइल्ड क्लास के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ। तीन चीजें एक ही होती है। ठीक है, बट क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा इनके अलावा। ठीक है, तो अब अगर मैं जाके लिखूं कि यार मेल M1 और M1 डॉट हाइट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ये तो मैंने बताया ना अभी कि प्रोटेक्टेड जो होता है एक तरीके से सिमिलर है प्राइवेट की तरह, और इसको एक्सेस सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं, पहला क्लास के अंदर, दूसरा कोई डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर। यानी कि इसके अंदर मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ उसको। यानी अगर मैं यहाँ पे आके कहीं पे लिखूं कि यार हाइट के साथ कुछ भी कर लो, कि हाइट इज इक्वल्स टू हाइट प्लस प्लस, ये चल जाएगा दोस्त, ये पॉसिबल है। बट इस प्रकार नहीं हो सकता। या मैं कोई गेटर सेटर लगा दूं और उस गेटर सेटर को यहाँ पे यूज कर लूँ कि M1 जो भी आपका गेटर सेटर आपने बना रखा है वो भी चल जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरा केस भी हमने देख लिया है। अब तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस कहता है कि यार पब्लिक हो और प्राइवेट हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार ह्यूमन में आपकी हाइट पब्लिक मार्क्ड है, ह्यूमन में आपकी हाइट पब्लिक मार्क्ड है, और आपने क्या किया, इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में आपका हाइट भी प्राइवेट हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला था ना आपको, जब सुपर क्लास में पब्लिक हो और आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्राइवेट कर रहे हो तो आपका आंसर भी प्राइवेट आ जाएगा। कायदे से क्या हुआ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये आपका ह्यूमन है, इसके अंदर ये हाइट पड़ी हुई है जो कि पब्लिक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक ये मेल क्लास बनाई है, मैंने ये एक मेल क्लास बनाई है, इसको मैंने इनहेरिट कर दिया है, बट मेरा जो मोड है इनहेरिटेंस का वो प्राइवेट है। और हमने जस्ट ऊपर अभी देखा कि यार अगर इस प्रकार की चीजें पब्लिक है और ये प्राइवेट है तो ये किस वे में इनहेरिट होगा? ये प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे पहले से पता है यार प्राइवेट वाली चीज तो एक्सेस हो ही नहीं सकती बाहर। तो अगर मैं बाहर जाके लिख दूं मेल M1 और लिखूं M1 डॉट हाइट, तो बोलेगा पागल है क्या, नहीं चल सकता ये, है ना? क्योंकि प्राइवेट मार्क किया हुआ है। क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ भाई, क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, कहीं पर भी आप हाइट को चेंज करो, अपडेट करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के अंदर हो सकता है, बट बाहर तो नहीं हो सकता यार, बाहर तो नहीं हो सकता। और ना ही कोई चाइल्ड क्लास के अंदर हो सकता हो। कोई चाइल्ड क्लास में यूज हो सकता है? मैं नहीं हो सकता भाई, समझ रहे हो?
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने क्या बोला कि यार इसको प्राइवेट कर दूँ। हाइट जो है मेन क्लास में पब्लिक है और हमने इसको प्राइवेट वे में इनहेरिट किया है। अब अगर मैं हाइट को यहाँ पे देखूँ, चल एक्सेस करके सी आउट m1 डॉट हाइट, क्या ये चलेगा? ये बोलेगा भाई पागल हो, इनएक्सेसिबल है। भी रन करके देखते हैं क्या बोल रहा है कि हाइट जो है वो एक प्राइवेट मेंबर है, वही तो हमने पढ़ा। हाइट जो है वो एक प्राइवेट मेंबर है, यही तो हमने पढ़ा, एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे किसी गेटर सेटर के द्वारा इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ और यहाँ पे लिखूँ गेट हाइट, तो क्या ये चलेगा? मैंने बोला रन करके देख लेते हैं। तो यार ये तो चलेगा, तो यानी मैं क्लास के अंदर तक एक्सेस कर ही सकता हूँ। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। ठीक है, सेम चीज़ है। अब हम एक बार उसके लिए चलते हैं, आगे चलते हैं हमारे अगले के लिए, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसका मतलब कि मान लो कि जो मेरे हाइट थी वो प्रोटेक्टेड मार्क्ड है, मैंने लिखा प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो मेन क्लास के अंदर हाइट जो है प्रोटेक्टेड है और मैंने इसको पब्लिक वे में इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, तो हमारा डब्बा क्या कहता है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है, तो इस केस में आंसर प्रोटेक्टेड आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या कहता है हमारा डब्बा कि यार अगर मान लो ये आपकी क्लास है जिसका नाम है ह्यूमन और यहाँ पर कुछ कुछ ये बॉक्स है हाइट का, इसको हमने मार्क किया हुआ प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बना दी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेल। उसने बोला मैं इनहेरिट तो कर रहा हूँ और पब्लिक मोड में करूँगा। तो जब इस प्रकार की चीज़ होती है कि प्रोटेक्टेड मार्क्ड हो रही है, पब्लिक मोड में ऐड कर रहे हो, तो आपकी जो हाइट यहाँ पे बनेगी वो मार्क्ड होगी प्रोटेक्टेड। हमने अभी देखा ऊपर। ठीक है, प्रोटेक्टेड मुझे पता है या तो मैं क्लास के अंदर कर पाऊंगा एक्सेस या फिर मैं चाइल्ड क्लास में कर पाऊंगा, दो ही चीज़ें मेरे पास। ठीक है, रन करते हैं इसको। मैंने क्या बोला कि ये यहाँ प्रोटेक्टेड है और ये यहाँ पब्लिक है, और अब मैंने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया। मैंने बोला कि यार सी आउट m1 डॉट हाइट, कायदे से ये नहीं चलना चाहिए क्योंकि प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्टेड जो है एक तरीके से प्राइवेट की तरह होता है। बस उसको दो जगह एक्सेस किया जा सकता है, एक तो क्लास के अंदर और एक डायरेक्ट क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे इनएक्सेसिबल आना चाहिए कायदे से। मैं इसको रन करता हूँ एक बार क्लियर करके। मैंने रन किया तो वो आ गया। उसने बोला हाइट जो है वो एक प्रोटेक्टेड मेंबर है, वही तो हमने बोला यहाँ पे आके यार प्रोटेक्टेड मेंबर है। तो ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस ये होता है कि यार ये तो प्रोटेक्टेड है पर मैं इसको ना कौन से मोड में लूँगा, मेरा मोड क्या है, मेरा मोड भी प्रोटेक्टेड है। तो अगर ये प्रोटेक्टेड है और ये भी प्रोटेक्टेड है तो जो आपकी हाइट बन के आएगी वो भी प्रोटेक्टेड होती है। ये भी हमने अपने डब्बे में वेरीफाई कर सकते हैं। हम गए यहाँ पे, हमने बोला यार ये देखो प्रोटेक्टेड यहाँ पर, ये देखो प्रोटेक्टेड यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा, प्रोटेक्टेड आएगा। बहुत बढ़िया, इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, हाइट को यहाँ प्रोटेक्टेड किया हुआ और इसको प्रोटेक्टेड वे में ही इनहेरिट कर लिया और इसको मैं एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, रन करता हूँ। तो क्या आ गया भाई, हाइट जो है प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही, अभी भी सही चल रहा है। प्रोटेक्टेड था ना, प्रोटेक्टेड दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो इनसाइड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर। अब तीसरे केस की बात करते हैं कि यार यहाँ तो प्रोटेक्टेड है बट मैंने इसको प्राइवेट की तरह प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज कर लिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब आपको मेन क्लास में प्रोटेक्टेड हो और आप प्राइवेट से इनहेरिट कर रहे हो तो आपका ये प्राइवेट बन जाता है, यानी सिर्फ इनसाइड क्लास ही एक्सेस होगा और कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यार इसको ना प्राइवेट मार्क कर दो, जो हमने सीखा अभी। इसको मैंने रन कर लिया। क्या बोलेगा, इसने बोला कि यार हाइट तो एक प्राइवेट मेंबर है। बिल्कुल सही चल रहा है, हमने वही तो बोला कि हाइट एक प्राइवेट मेंबर बनेगा। तो बहुत सही चीजें चल रही है, हमें समझ में आ चुका है। अब चलते हैं हमारे थर्ड एक्सेस मॉडिफायर की तरफ जो कि है प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड वाले पर आ गए और ये थर्ड क्या कहता है कि प्राइवेट के केस के अंदर पब्लिक ले लो, प्रोटेक्टेड ले लो, प्राइवेट ले लो, कोई भी तरीके का मोड ले लो आप इनहेरिट करने के लिए, तीनों केस में हम नॉट एक्सेसिबल पाओगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं। हमने क्या बोला कि हाइट जो है ह्यूमन क्लास का वो प्राइवेट है, इसको पब्लिक मोड से इनहेरिटेंस करके देखते हैं एक बार। मैंने बोला पब्लिक, तो क्या मैं हाइट को एक्सेस कर पाऊंगा, मैंने इसको पब्लिक वे में कर दिया तो ये आ गया नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, आ गया। तो कह रहा है हाइट इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ ह्यूमन डिक्लेयर्ड प्राइवेट। तो इस केस में आप इसको यहाँ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है, पहले प्रोटेक्टेड वाले केस के अंदर या प्राइवेट वाले केस के अंदर जो हमने यहाँ पे देखा कि यार ये प्रोटेक्टेड था, प्राइवेट था, इस केस में हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे थे इसको, यहाँ तो एरर नहीं आ रहा था, है ना। अगर मैं इसको ध्यान से आपको दोबारा दिखाऊं कि चलो ये प्रोटेक्टेड है और मैंने इसको बट पब्लिक रख लिया तो सही चलेगा। अगर प्राइवेट रख लूँ तो क्या चलेगा, प्राइवेट केस में सही है, कोई एरर नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे इसकी जगह की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर लूँ तब भी कोई एरर नहीं आएगा, है ना। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। बट अगर मैं इसको प्राइवेट मार्क कर देता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई प्राइवेट मार्क करने से मैं तो क्लास के अंदर भी यूज नहीं कर पा रहा इसको, यहीं पर एरर आ गया। समझ रहे हो, अगर मैं इसको हटा दूं
तो यहाँ पर भी एरर आ जाएगा दोस्त। यहाँ पर दोबारा क्लियर करके चलाया जाए, रन करो, एक्सपेक्टेड सिलेक्ट किया हुआ, रन करते हैं, क्लियर कर दोबारा चलाता हूँ एक बार को, रन किया तो ये फट गया दोस्त, अभी भी कुछ सिलेक्ट किया हुआ है क्या, दोबारा रन करते हैं, हाँ तो ये आ गया, हाइट इज अ प्राइवेट मेंबर ऑफ ह्यूमन। तो हमने क्या बोला था कि यार किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, तो वही चीज़ हुई है, प्राइवेट है हाइट, तो आप इसको इनहेरिट यहाँ पर नहीं कर सकते, तो आप यूज करने का ट्राई करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि भाई प्राइवेट नंबर है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल, सॉरी नॉट एक्सेसिबल। अब मैं इसको चाहे प्रोटेक्टेड कर लूँ, अब मैं इसको चाहे पब्लिक कर लूँ, यहाँ पर देखो पब्लिक आ गया, पब्लिक में भी सेम एरर आ रहा है। अब मैं इसको चाहे प्राइवेट कर लूँ, सेम एरर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता है, कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट है और मैं उसको इनहेरिट कर रहा हूँ किसी भी मोड में, फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो मैं दोबारा यहाँ आ जाऊँ, प्राइवेट के केस के अंदर आप चाहे कोई भी मोड यूज कर लो, पब्लिक, प्रोटेक्ट, प्राइवेट, तीनों केस में आपका आंसर नॉट एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का कुछ ज्ञान था, ये इनहेरिटेंस का कुछ ज्ञान था जो आपको समझ में आ गया है। तो हम एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो ये कोई क्लास है जिसका नाम है ह्यूमन, और मान लो ये कोई वेरिएबल है, इसके अंदर इसका डाटा मेंबर है जो प्राइवेटली मार्क्ड है, इसको एक्सेस मॉडिफायर दिया हुआ प्राइवेट। अगर अब यहाँ पर आप कोई क्लास बनाएंगे, अगर अब यहाँ पर आप कोई क्लास बनाएंगे जिसका नाम है मेल, इसका नाम है मेल, इसको तुम किसी भी वे में इनहेरिट कर लो, किसी भी मोड में इनहेरिट कर लो, बी इट पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, तीनों के केस में ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आपका एरर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ना तो क्लास के अंदर एक्सेस कर पाओगे, ना तो क्लास के बाहर एक्सेस कर पाओगे। बोल देगा कि भाई ये जो हाइट है प्राइवेट मेंबर है ह्यूमन का, तो ये नहीं होगा तुमसे, ये हम देंगे नहीं तुम्हें। तो गेम समझ में आ गई होगी, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पे एक कहानी पूरी लिखी थी, ये पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट, ये पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको मैं बोलूँ कोई भी क्लास इनहेरिट करनी है तो आप बड़े प्यार से कर लोगे, आपको पता हो कोई भी वेरिएबल जो यहाँ पे लिखा है मेन क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये डब्बा अब समझ में आ चुका है, इस डब्बे का ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, चलो हम जाएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं यार इसके, बहुत सारे वेज हैं इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के। एग्जाम्पल मैं आपको दूं अगर, तो यहाँ पे नाम लिख दूं फटाफट। ये क्या कहता है कि यार सिंगल इनहेरिटेंस एक है मल्टी लेवल, एक है मल्टीपल, एक है हाइब्रिड और एक है हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल स्पेलिंग गलत है, हो सकता है ये वाली भी गलत हो, बट ठीक है, आपको नाम पता लगे कि ठीक है ऐसा कुछ कुछ चल रहा है ना, स्पेलिंग गलत है ये वाली भी। तो हमें ये कुछ टाइप्स हैं जो कि अब समझने हैं, एक एक करके इनको फटाफट समझते जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। सबसे पहले सिंगल वाली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला कि यार सिंगल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, डायग्राम को समझते हैं। सिंगल अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंगल इनहेरिटेंस क्या कहती है, सिंगल इनहेरिटेंस कहती है कि मान लो ये कोई क्लास है ए, ठीक है, तो इस ए क्लास से आपने इनहेरिट कर लिया बी क्लास में, यानी कि बी क्लास ने ए क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली है, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे हमारे केस में हमने क्या किया था कि यार ह्यूमन है और ह्यूमन ने मेल वाली क्लास को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज दे दी, या मेल ने ह्यूमन क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली। तो ये क्या एग्जांपल था, क्लासिकल एग्जांपल है जो हमने अभी परफॉर्म किया है ना, इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आपका इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस का, जो हमने परफॉर्म किया अभी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसको बोलते सिंगल इनहेरिटेंस। एक बार दोबारा इसको इंप्लीमेंट करके देख लें ताकि आप क्लियर हो जाए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एनिमल एक क्लास बना लेता हूँ और एक क्लास डॉग बना लेता हूँ, फिर इनके द्वारा सिंगल इनहेरिटेंस कर लेता हूँ। चलो ये करते हैं, आ जाओ ये करते हैं। ठीक है, मैं गया यहाँ पे, मैंने एक क्लास बना ली, इसका नाम मैंने रख दिया सिंगल डॉट cpp, सिंगल इनहेरिटेंस डॉट cpp। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना ली, सबसे पहले क्लास एनिमल। ठीक है, एनिमल के मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दे दी यार, पब्लिक करके यार इसका ना एक वेट होगा, इसकी एक एज होगी और इसका एक वेट होगा। फिर मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शन बना दिया इसका कि यार स्पीक करके, स्पीक ऐसा कुछ बना दिया। यहाँ पे फंक्शन बना दिया void speak। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी, यहाँ बोल दिया स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास बना दी, इसका नाम है डॉग।
अब मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिंगल इनहेरिटेंस करना है। इनहेरिटेंस सिंटैक्स क्या होता है कि आप जब क्लास बनाते हैं आप यहाँ बता देते हैं कि यार मैं ना इस क्लास से इनहेरिटेंस करूंगा एनिमल क्लास से, और किस वे में करूंगा, पब्लिक मोड में कर रहा हूँ मान लो। तो मैंने एनिमल क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लिया, और इस प्रकार ये मेरा सिंगल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके बोल दूं कि यार डॉग डी, ये डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया, तो मेरा डी का ना स्पीक वाला फंक्शन कॉल कर दो, रन कर दो, स्पीकिंग सही चल रहा है। तो क्या हुआ कि क्लास डॉग ने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया क्लास एनिमल को। तो एनिमल का एक फंक्शन था स्पीक वाला, वो ये डॉग भी यूज कर सकता है, और ये वाली जो सारी प्रॉपर्टी है ये भी डॉग यूज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूं कि सी आउट डी डॉट एज, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा यार, भाई पब्लिक किया हुआ है, ये पब्लिक किया है, हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो इस प्रकार आपने एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देख लिया, इस प्रकार आपने सिंगल इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया। अब बात करते हैं हमारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मैंने क्या बोला, मल्टी लेवल, सिंपल है यार, ज्यादा कोई कहानी लंबी नहीं है, सिंपल है। मल्टी लेवल, स्पेलिंग गलत है पता है मुझे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक क्लास थी ए, किसी बी क्लास ने उसको इनहेरिट कर लिया, फिर क्या हुआ कोई एक और क्लास आई सी, उसने इस बी क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो आपने मल्टीपल लेवल्स के अंदर आपने इनहेरिटेंस लगाई है। मान लो यहाँ पे एक और क्लास आ जाए डी, ये मान लो एक और क्लास आ जाए ई, इस प्रकार आप इनहेरिट करते जा रहे हैं लेवल वाइज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको परफॉर्म कैसे करना है, तो सिंपल है, इंप्लीमेंट कैसे करना है करके दिखाते हैं आपको। मैंने क्या बोला, इस एग्जाम्पल में अगर आपको दिखा दूं, चलो अलग से बनाते हैं, इसको कॉपी करके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, inheritance.cpp, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अब देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि यार एक क्लास होगी ए जिसको बी क्लास इनहेरिट कर रही होगी, फिर एक क्लास होगी सी जो कि बी क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। वही सेम चीज यहाँ पे हमने कर देते हैं। हमने बोला कि एक एनिमल है और इसको इनहेरिट कर रहा है कौन, डॉग। अब मैंने बोला डॉग के अंदर मैंने क्या बोल दिया कि यार एक क्लास है, इसका नाम रख दिया मैंने जर्मन शेफर्ड, ठीक है, ये इनहेरिट कर रही है किसको, डॉग को, पब्लिक डॉग, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एनिमल को आपका डॉग इनहेरिट कर रहा है, फिर डॉग को आपका जर्मन शेफर्ड इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सही करते हैं। तो इस प्रकार आपने ये चीजें कर ली है, इस प्रकार आपने ये चीजें कर ली है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मान लो इसको हटा दूं और यहाँ बोलूँ क्या जर्मन शेफर्ड नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जर्मन शेफर्ड जी, और जी को डॉट करके आपने बोला स्पीक, तो क्या ये चलेगा? रन करते हैं, चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ इसको समझते हैं एक बार। यहाँ पर एक ये क्लास थी जिसका नाम था एनिमल, इसके अंदर ये स्पीक वाला पब्लिकली मार्क किया हुआ फंक्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और क्लास आई डॉग, ठीक है, एक और क्लास आई डॉग। इसने बोला मैं पब्लिक मोड में इसको इनहेरिट करूंगा। तो जब पब्लिक और पब्लिक हुआ तो यहाँ पर भी ये पब्लिक आ गया, तो यानी कोई भी इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिर एक और क्लास आती है जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड, इसका नाम है जर्मन शेफर्ड, ऐसा कुछ नाम है, जर्मन शेफर्ड। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपने बोला इसको मैं पब्लिक मोड पे इनहेरिट करूंगा, तो फिर क्या हुआ, ये पब्लिक और ये पब्लिक, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपका ये स्पीक आ गया और पब्लिक इसको पब्लिक मार्क कर दिया। तो इस प्रकार ये चीजें चलती हुई आ रही हैं। ये चीज एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी ऊपर बहुत सारे देख चुके हैं जहाँ पे हमको क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल हो गया और आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि यार ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस प्रकार काम करती है। और हम बात करें हमारे थर्ड एग्जाम्पल की या थर्ड टाइप की, थर्ड टाइप क्या कहता है कि भाई मैं हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैं हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि यार एक क्लास है ए, एक क्लास है बी और सी आई क्लास कि भाई मैं तो दोनों को इनहेरिट करूंगी, इसने दोनों को इनहेरिट कर लिया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ यार, देखो ये एक क्लास आई ए, ये क्लास आई ए और ये क्लास आई बी, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक और मान लो ये मार्क्ड है पब्लिक, और बी के अंदर मान लो एक फंक्शन है बार्क और मान लो ये भी मार्क्ड है पब्लिक। पब्लिक प्राइवेट वाली गेम आप समझ चुके हैं, तो वहां पे ऐसा मत सोचना कि भाई पब्लिक क्यों, है ना, वो क्यों वाला चीज ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। तो एक क्लास आती है सी जो कि कहती है कि मैं दोनों को इनहेरिट करूंगा, ठीक है, इसको भी और इसको भी, इसको मैंने पब्लिक में कर लिया और इसको मैंने पब्लिक में कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पब्लिक करके एक स्पीक फंक्शन इसका खुद का हो गया जो कि पब्लिक मार्क्ड है। फिर ये पब्लिक, तो इसके पास भी एक बार्क फंक्शन आ गया जो कि पब्लिक मार्क्ड है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि यार सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसा सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो और फिर उस ऑब्जेक्ट से स्पीक वाला फंक्शन कॉल कर दो,
या फिर उस ऑब्जेक्ट से बार्क वाला फंक्शन कॉल कर दो, तो वो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। पर करेंगे कैसे? मैंने बोला बहुत आसान है, कोमा तो लगाना, तो सिर्फ एक कोमा लगाना, उसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं परफॉर्म करके, चलो करके दिखाते हैं आपको एक बार। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है सबसे पहले, तो जिसका नाम रखना मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक फाइल हमने बनाई, इसका नाम हमने रखा मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट cpp। यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको हटाया, क्लियर किया। हमने क्या बोला कि सबसे पहले मेरे पास एक क्लास पड़ी है एनिमल, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा ह्यूमन, ठीक है। और ह्यूमन क्लास के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मैंने बोला ह्यूमन क्लास के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ह्यूमन क्लास के अंदर पड़ा हुआ है एक, मान लो कलर पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग कलर। और मैंने बोला कि यार इसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? अब इसको मैं स्पीक की जगह पार्क कर देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि एनिमल तो बार्क कर लेंगे पर ह्यूमन बार्क नहीं करते ना यार, कुछ टॉक्सिक यूट्यूबर्स कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड स्पीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ बार्किंग, और यहाँ लिख देता स्पीकिंग, ठीक है। तो एक क्लास बना ली एनिमल नाम की, जिसके अंदर फंक्शन पड़ा बार्क वाला, और एक क्लास बना ली ह्यूमन नाम की, जिसके अंदर फंक्शन पड़ा स्पीक वाला। तो अब मैंने बोला कि यार मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। मैंने बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। कैसे करोगे? मैंने बोला क्लास बनाई, इसका नाम दिया हाइब्रिड, ठीक है। और ये इनहेरिट करेगी किसको? एनिमल को भी और ह्यूमन को भी। एनिमल को कर लेते हैं पहले पब्लिक एनिमल कॉमा पब्लिक ह्यूमन, कर लिया भाई दोनों को इनहेरिट। कौन सी बड़ी चीज थी? सिंपल था, ठीक है। तो इस प्रकार आपने एक मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूं कि यार एक हाइब्रिड की क्लास बनाऊं, हाइब्रिड, ये कौआ बहुत बोल रहा है आज, हाइब्रिड क्लास बना दी, इसका नाम दिया मैंने, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट obj1। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला obj1 का तुम एक फंक्शन कॉल करो स्पीक वाला, और फिर एक फंक्शन कॉल कर दो बार्क वाला। क्या ये चलेगा? रन करते हैं। स्पीकिंग भी आ गया, बार्किंग भी आ गया, दोनों चीज आ चुकी है यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पर? सेम कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको समझाया कि यार इसका ए क्लास का ये स्पीक था, इनहेरिट करके इसके अंदर भी आ गया, फिर बी क्लास का बार्क था, इनहेरिट करके इसके अंदर भी आ गया। तो इस प्रकार अगर आप बाहर जाकर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे दोनों को, तो एक्सेस कर पाएंगे। और मोड्स आपके पास कौन कौन से, वो मुझे बताने की नीड नहीं है, ऑलरेडी हम ऊपर जाके देख चुके हैं कि पब्लिक में करूंगा तो क्या होगा, प्राइवेट में करूंगा तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे हम ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इन डेप्थ क्या हो रहा है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीजें हमें क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इसलिए अभी हम एग्जाम्पल जैसे पब्लिक के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ चुकी है। अब भैया मुझे ये समझ में आ गया, मल्टीपल वाला भी गेम समझ में आ चुका है। अब हम अगले वाले टाइप की तरफ चलते हैं। इसका नाम है हायरार्किकल टाइप, इसका नाम है हायरार्किकल टाइप, चौथा टाइप। स्पेलिंग गलत है, ठीक करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में। इसके अंदर क्या होता है कि भाई वन क्लास सर्व एज पेरेंट क्लास फॉर मोर देन वन क्लास, यानी एक से ज्यादा क्लासेस के लिए वो एक पेरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक ए है तो वो पेरेंट है एक से ज्यादा क्लासेस के लिए, तो मान लो बी के लिए भी पेरेंट है, और मान लो सी के लिए भी पेरेंट है। इसी प्रकार अगर बी है तो मान लो वो ई के लिए भी पेरेंट है, और मान लो एफ के लिए भी पेरेंट है, और मान लो वो जी के लिए भी पेरेंट है। इस प्रकार ऐसे सी जो है वो मान लो एच के लिए पेरेंट है और आई के लिए पेरेंट है। इस प्रकार आपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझ लिया कि अच्छा इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर रहने वाला है, और इसको मैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल देता हूँ, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करना है? मैंने बोला बहुत आसान है। अगर हम ये वाला एग्जांपल पकड़ लें कि ए है और ये बी है और ये सी है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सिंपल यार, सबसे पहले ए क्लास बना लो, फिर बी के लिए कर लो एक इनहेरिट, फिर सी के लिए कर लो एक इनहेरिट। बहुत सिंपल है, एक बार करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाया था, उसका नाम है क्लास ए, और यहाँ पे मैंने इसमें कुछ एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जो कि क्या करता है, एक फंक्शन बना दिया मैंने, इसका नाम दिया कुछ भी, फंक्शन वन नाम रख दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला सी आउट इनसाइड फंक्शन वन, ऐसा कुछ रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे क्लास बी बनानी है। मैंने क्या बोला कि मुझे क्लास बी बनानी जो कि ए से इनहेरिट कर रही होगी, तो मैंने क्लास बनाई क्लास बी जो कि इनहेरिट कर रही है ए से। तो मैंने बोला यार इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट कर लेता हूँ, किसको? ए को, कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक, और इसका नाम मैंने दिया इसी प्रकार फंक्शन 2, इसी प्रकार मैंने इसका नाम फंक्शन 2 रख दिया। और
अब मैं गया क्लास सी बनाने, मैंने बोला क्लास सी बनानी है, अगर यहाँ पे देखो तो क्लास सी बनानी जो कि इनहेरिट कर रही हो क्लास ए से, मैं क्लास सी बना दी भाई, जो कि पब्लिक मोड में इनहेरिटेंस कर रही है क्लास ए को। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ लिख दी यार कि ऐसा कुछ कर दो और इसका पब्लिक मार्क कर दो, और ये लिख दो फंक्शन 3, ये लिख दो फंक्शन 3। तो इस प्रकार मैंने ये क्या कर दिया, इस प्रकार मैंने ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ओके, स्पेलिंग की ऐसी की तैसी हो गई है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, यहाँ पे इसको सेमीकोलन चाहिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला ऑब्जेक्ट 1 डॉट फंक्शन 1, चला के दिखाओ क्या होता है। कायदे से यहाँ पे फंक्शन 1 प्रिंट होना चाहिए इनसाइड फंक्शन 1, सही हो रहा है। अब मैंने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने बोला कि यार बी का ऑब्जेक्ट 2 डॉट फंक्शन, क्योंकि इसने पब्लिक में इनहेरिट किया तो फंक्शन 1 भी कॉल कर सकता है और ये फंक्शन 2 भी कॉल कर सकता है, दोनों के पास, दोनों की लिबर्टी है इसके पास। ठीक है, इसको भी रन करके देखते हैं एक बार, तो ध्यान से देखो दोनों सही रन हो गए। अब इसी प्रकार मैंने सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सी ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, इसी प्रकार मैंने ऑब्जेक्ट 3 के लिए फंक्शंस कॉल कर दिए। मैंने बोला कि यार ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है और ये फंक्शन 3 है। यहाँ पे एक गलती अगर आपने पकड़ ली तो बहुत बढ़िया, कमेंट से बताना कि आपने पकड़ ली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सी को बोला कि तू फंक्शन 1 भी कर, 2 भी कर, 3 भी कर, पर सी इसका कैसे करेगा, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। तो फंक्शन 2 जब ये कॉल मारेगा यहाँ पर तो इसमें एरर आ जाएगा। फंक्शन 1 तो कॉल हो जाएगा क्योंकि भाई वहाँ से इनहेरिट करके लाया फंक्शन 1 को, और फंक्शन 3 इसका खुद का है ना, सी के अंदर फंक्शन 3 तो पड़ा ही हुआ है, और फंक्शन 1 ए का है, ए को इसने इनहेरिट किया हुआ है, बट बी से कोई रिलेशन नहीं है, सी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ये फंक्शन 2 कॉल नहीं कर पाओगे, यहाँ पे एरर आना चाहिए। रन किया तो उसने बोला कि भाई ऑब्जेक्ट 2 का, अच्छा यहाँ पे 3 लिखना है यार, सी का तो ऑब्जेक्ट 3 है ना, इसको दोबारा से क्लियर करके रन करते हैं एक बार। मैंने इसको रन किया, इसने बोला कि ऑब्जेक्ट 3 का फंक्शन 2, अरे दोस्त ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, नो मेंबर फंक्शन। तो इसको मैं हटा देता हूँ और अब चला के देखता हूँ तो मुझे पता लग गया कि भाई बिल्कुल सही चल रहा है, मजा आ गया। तो आपने यहाँ पर हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी अचीव कर ली है। अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलें एक बार, अभी 1 मिनट यहाँ रुकते हैं, 1 मिनट। हमें यहाँ पे अब तक देख लिया कि यार किस प्रकार चीजें हम करते जा रहे हैं, बट मैं एडवांटेज नहीं पता लग रही भैया क्यों कर रहे हैं, वाई वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई सिंगल, वाई मल्टीपल, वाई मल्टी लेवल, वाई हायरार्किकल, क्यों। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे दोस्त, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, यहाँ पे जाके हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम आगे अगले वाले टाइप के ऊपर, जिसका नाम है 5th के बारे में बात करें, इसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हमने अब तक ऊपर जितनी भी इनहेरिटेंस समझी है यार, सिंगल हो गई, मल्टीपल हो गई, मल्टी लेवल हो गई, हायरार्किकल हो गई, उनमें से किसी भी 2 को मिला दो या 2 से ज़्यादा को मिला दो, जो भी स्ट्रक्चर बन गया उसको हमने हाइब्रिड बोल दिया। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हमने क्या लिखा कि यार क्या है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आपने सिंगल भी यूज कर ली और साथ में मान लो हायरार्किकल भी यूज कर ली। ठीक है, इस प्रकार आपने कुछ को अचीव कर लिया। हायरार्किकल में क्या था कि ये ए था और ये फिर बी था और ये फिर सी था। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक और अगर ये लगा दिया तो ध्यान से देखें, ये डी हो गया, तो आपका ये तो हायरार्किकल वाली चीज़ चल रही है और आपकी ये तो मल्टीपल वाली चीज़ चल रही है। ठीक है, तो आपका ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, तो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया हायरार्किकल वाले का साथ में मल्टीपल वाले का, तो ये क्या हो गया, आपका हाइब्रिड हो गया, जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा मोड ऑफ इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर सिंपल अगर शब्द में बोले तो 1 से ज़्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, उसको आप बोल देते हैं कि भाई ये आपका हाइब्रिड है। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना दूं, एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, और ही बहुत सारे हो सकते हैं, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना दूं जहाँ पे सी जो है वो ए से और डी से दोनों से इनहेरिट कर रहा है, तो भैया ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैंने बोला बहुत आसान है यार, सबसे पहले एक क्लास ए के लिए बन जाएगी, बन गई, बहुत बढ़िया। फिर आपका बी जो है ए से इनहेरिट कर रहा है, तो आपने क्या लिखा, क्लास बी, आपका मोड बताया पब्लिक, जो भी आपका मन कर रहा है वो, और आपने इसको इनहेरिट कर लिया। फिर आपका सी जो है वो ए से भी कर रहा है, वो डी से भी कर रहा है, तो सी कैसे लिखोगे, क्लास सी ए से कर रहा है तो पहले ए लिख दिया, फिर आपने बोला डी से भी कर रहा है तो आपने फिर डी लिख दिया, तो भैया ये आपका डी तीनों हो गए। तो इस प्रकार आपने एक गेम खेल ली। इससे पहले आपने डी भी बना रखी होगी ऊपर, ए के बाद मान लो यहाँ पे आपने क्लास डी बना रखी होती कुछ कुछ।
ए बना रखी है अलग से, डी बना रखी है अलग से, फिर ये बी बना ली, ए से इनहेरिट करते हुए, फिर ये सी बना ली, ए और डी दोनों से इनहेरिट करते हुए। ठीक है, इस प्रकार आपने हाइब्रिड इनहेरिटेंस अचीव कर ली है। एग्जाम्पल आप कोड स्टूडियो पर यहाँ पर देख सकते हैं यार, है ना, ऐसे प्रकार स्ट्रक्चर रहेगा। ये एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे डाला हुआ है, इसको देख सकते हैं। और ये इंप्लीमेंट करना आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने दिमाग के अनुसार। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी की। ये क्या चीज है भैया? मान लो जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, पहले टॉपिक लिख लेते हैं फटाफट से। टॉपिक कहता है इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो टॉपिक क्या कह रहा है कि यार ऐसी सिचुएशन एक आ सकती है जहां पे मान लो इस क्लास के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एबीसी, और फिर इस क्लास के पास भी एक फंक्शन है जिसका नाम है एबीसी, और आपने एक तीसरी क्लास बनाई है जो कि इन दोनों को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एक ए ये है, फिर एक बी ये है, और सी जो है वो इन दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो ए जो था उसके अंदर एक फंक्शन था, मान लो ये कोई फंक्शन है, और बी जो था उसके अंदर भी एक फंक्शन था, मान लो सेम नाम से फंक्शन है। ठीक है, FUNC, और फिर सी आपने बनाई, इसमें आपने इनहेरिट करा लिया, तो एक फंक्शन यहाँ पे ए का आ गया, और फिर इसको भी इनहेरिट करा लिया, फिर एक फंक्शन यहाँ पे बी का आ गया, बट दोनों का नाम सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके कॉल कर दूं कि यार सी का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट डॉट ये फंक्शन कॉल कर दूं, तो भैया कौन सा कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, कौन सा होगा पता कैसे चलेगा? इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, इसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हाँ मैंने आपको पहले बताया इस बारे में यार। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसा होता है? इस प्रकार का, दो कॉलन का प्रयोग करते हैं आप, है ना। तो अगर आपने बोल दिया कि यार ऑब्जेक्ट डॉट फंक की जगह आपने क्या लिख दिया? आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट जो भी क्लास का नाम है, मैंने बोला ए का कौन सा, ए का फंक्शन यूज कर दो, ए का फंक्शन यूज कर दो, तो इस केस में ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट बी का फंक्शन यूज कर दो, तो इस केस में ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस केस में आप एम्बिग्यूटी में इसके द्वारा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा बच जाते हैं। ये आपके पास एक सॉल्यूशन होता है जिसके द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से वही क्लासेस दोबारा एक बार इंप्लीमेंट करते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से ये हटा दिया यार। ठीक है, मैंने बोला एक क्लास है ए जिसके अंदर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, फंक्शन पड़ा हुआ है FUNC नाम का, और ये क्या करता है, ये कुछ प्रिंट करता है, कहता है आई एम ए। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि एक और सेम इसी टाइप की क्लास है, इसका नाम है बी। ठीक है, इसका नाम है बी, और ये क्या कहता है, इसके अंदर सेम फंक्शन पड़ा सेम नाम का, और ये कहता है आई एम बी। ठीक है, फिर मैंने क्लास बनाई जिसका नाम है सी, जो कि इनहेरिट कर रही है दोनों से, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। ठीक है, इसने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, आप बोलते हैं कि सी का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, बना लिया, ऑब्जेक्ट डॉट FUNC कॉल करो, तो इस केस में क्या होगा? अभी FUNC इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, पर पता कैसे लगेगा किसका है? रन करते हैं। ये क्या कह रहा है कि यार FUNC फाउंड इन मल्टीपल बेस क्लास ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो इसको नहीं पता कौन सा यूज करना है। तो इसको यूज करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया, मैंने आपको तरीका बताया इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने का कि यार OBJ डॉट ए का फंक्शन यूज कर दो, चलेगा? रन करते हैं। इसने बोला सेमीकोलन डाल ले भाई, ये लो डाल लिया। तो एक बार इसको फटाफट कमेंट करके दोबारा पहले वाला चला के देखते हैं। इसको रन किया, उसने बोला वो सेम एरर आ रहा है अभी भी, है ना, कि यार डिफरेंट फाउंड इन मल्टीपल बेस क्लासेस और डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो इसको हटाते हैं दोबारा और इसके साथ चलाते हैं। तो एम्बिग्यूटी रिजॉल्व करने के लिए हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया, जहां उसने बता दिया स्पेसिफिक क्लास कि किस क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हो आप, एक्सप्लिसिटली आपने बता दिया। तो यहाँ पे आपने चला के देखा और आपका आंसर आ गया IMA। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर मैं चाहूँ बोल सकता हूँ बी, स्कोप रेजोल्यूशन बी का फंक्शन कॉल करो भाई। अब रन कर दिया, वो क्या कहता है IMB, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस प्रकार आपने इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व कर दिया है, आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनहेरिटेंस की गेम थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर हो रही होगी। एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है यार, वो क्या है कि यार जो ऊप्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो ऊप्स आप DSA कोर्सेज में जनरली पढ़ते हैं, और जो ऊप्स आप असलियत में यूज कर रहे होते हैं हमारे रियल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। भैया वहाँ इनहेरिटेंस बदल जाएगी क्या? नहीं, इनहेरिटेंस जो यहाँ पे इनहेरिटेंस वहाँ पे वही रहती है, बट वहां पर चीजें ज्यादा बेस्ड होती है डिजाइन पैटर्न्स पर। अभी आप आपको क्या समझ में आ रहा है
कि हमने यहाँ से ऊप समझ ली, हम अभी लिंक लिस्ट बना लेंगे या ट्रीज बना लेंगे, ऐसा कुछ बना लेंगे। बहुत छोटे लेवल पर हम काम कर रहे होते हैं ऊप्स में, ठीक है। बट जब हम रियल लाइफ में जाते हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो ऊप्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है और ऊप्स की ही सारी गेम होती है, क्योंकि हमें कोड को रीयूज़ करना होता है, कोड रीडेबल बनाना होता है, कोड मैनेजेबल बनाना होता है। तो ये वाली ऊप्स और असलियत वाली ऊप्स जो आप यूज़ करने वाले हो, तो ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है। तो हम अभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ताकि इंटरव्यू कुछ पूछे तो हम सॉल्व कर पाएँ और हमारा प्लेसमेंट वाला काम हो जाए। फिर भी मैंने आपके लिए एक ऊप्स का डेडिकेटेड कोर्स प्लान किया है, जहाँ पे हम सिर्फ ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लिपकार्ट के राउंड होता है मशीन कोडिंग राउंड, वहाँ पर पूरा ऊप्स की एप्लीकेशन आपकी पूछी जाती है और इंडस्ट्री लेवल पे किस प्रकार ऊप्स का यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम उस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। डेडिकेटेड कोर्स होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसी चैनल पर आएगा, चिंता ना करें। तो अभी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ हम वही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछ लिया आपको नहीं आता, वैसा केस नहीं आएगा। बट जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं। बट एक्सटेंसिव नॉलेज के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स हम इसे बना रहे होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार, ये एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर ये कुछ एक और आपको टेबल बना के दिया हुआ है। इसको भी अगर पढ़ेंगे, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, बट अगर इसको पढ़ के आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, इसका अगर ध्यान से देखें, ठीक है। और ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको भी आप सॉल्व करने का बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करें। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, पागलों की तरह पूछी जाती है आपके वाइवे के अंदर भी और आपके इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि यार मान लो कि आपके पिताजी की हम बात कर रहे हैं, तो आपके पिताजी उनकी माताजी के लिए एक सन है, ठीक है। आपके पिताजी आपकी मम्मी के लिए एक हस्बैंड है, आपके पिताजी आपके लिए फादर हैं, है ना। आपके पिताजी आपकी बुआ जी के लिए ब्रदर हैं। तो आपके पिताजी इज एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स लाइक एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, ठीक है, ऐसे। तो मैंने सिंगल थिंग इज एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म, हम बोलते हैं भाई पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि पॉलीमॉर्फिज्म की डिफाइन तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई हमसे पूछे तो ऐसे हंसते से बता दें। जब एक चीज मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। दो टाइप्स होते हैं इसके, दो टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, दो टाइप्स होते हैं। मैंने बोला इसका एक टाइप है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, और सेम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से पता लग रहा है आपको यार कि पॉलीमॉर्फिज्म किस स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन के टाइम पर हो रहा है ना। ये चीज़ ऑलरेडी समझ आ रही है नाम से ही। तो इसमें ऐसा कुछ नया, ऐसा कुछ धाकड़ आपको बताने की मुझे नीड नहीं है। आप क्लियर ये चीज़ होगी कि ठीक है यार नॉर्मल है ना। फिर भी आपको समझाएंगे समझाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप के साथ। पहला टाइप हमें क्या कहता है कि यार ये है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि यार हमें कंपाइल टाइम पता है कि क्या चीज़ किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर लिए प्रोग्राम, तब हमें पता नहीं चल रहा, उससे पहले हमें पता है। हम कंपाइल कर रहे होते हैं, हमें पता लगे हाँ ये इन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किन चीज़ों की बात कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि यार ये दो टाइप की होती है, इसमें हम दो चीज़ों की बातें करेंगे। हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग की, हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग की। मैंने आपको शुरू में बताया था ना यार कि एक ही फंक्शन को दो बार लिख दोगे तो वो गलती कर देगा, मतलब आप एक ही फंक्शन को दो बार सेम नाम से नहीं बना सकते, है ना। अब उस चीज़ को पकड़ेंगे एक बार। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बोला ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपके पास कुछ ऑपरेटर होंगे, है ना। जैसे मान लो कि प्लस इज एन ऑपरेटर, ठीक है। प्लस से कोई और काम करवा सकते हो। मैंने क्या बोला कि प्लस को इस प्रकार आप ओवरलोड कर दो कि जब मैं प्लस का यूज करूँ ना तो आप मुझे बोलो हेलो लव बब्बर। प्लस से क्या करते हो, 1 + 2 = 3, इस प्रकार की चीजें करते हो ना। या कोई दो स्ट्रिंग है तो उनको प्लस करके कॉन्कैटिनेट कर देते हो। मैंने बोला तीसरी चीज ये कर दो कि जब मैं प्लस बोलूँ ना यार, प्लस ऑपरेटर का यूज करूँ, तो आप मुझे बोलो हेलो लव बब्बर। एक नया काम आपने दे दिया प्लस ऑपरेटर का, एक नई फॉर्म में आपने क्रिएट कर दिया प्लस ऑपरेटर को, ठीक है। उसी प्रकार फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये भी सब समझेंगे अभी। बट अभी क्या समझ में आया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। एग्जांपल ये वाला मिल गया आपको। और दो टाइप की होती है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम क्या होती है भैया, जहाँ पे कंपाइल टाइम में मैंने बता दिया किन किन डिफरेंट फॉर्म में ये पर्टिकुलर एंटिटी एग्जिस्ट करने वाली है, सेम एंटिटी, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं जो कि है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बना दी, जो कि क्या कहती है कि यार एक क्लास मैंने क्रिएट कर दी, क्लास ए, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि कहता है पब्लिक
इसका फंक्शन में है से हेलो, से हेलो। तो ये क्या करता है, ये बोलता है हेलो लव बब्बर, जिसको नहीं पता मेरा रियल नेम लव बब्बर है, ठीक है। कमेंट्स में ऐसे बोलना हाँ सही में भैया, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक और फंक्शन क्रिएट कर दूं इसी प्रकार का, मैं बोलूं कि यार से हेलो का एक और फंक्शन क्रिएट कर दो यार, तो क्या होगा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने ऑब्जेक्ट से कॉल कर दिया से हेलो। इस केस में क्या होगा, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया, क्या कहता है ये कहता है, ये कहता है कि यार क्लास मेंबर कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, भाई सेम टाइप की चीज दोबारा मैं डिक्लेयर करूं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव करनी है, यानी सेम फंक्शन को मल्टीपल फॉर्म्स में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उस फंक्शन के सिग्नेचर में। या तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको ऐसे हटा दिया, ऐसे आपने हटा के यहाँ डाल दिया। क्या मैं इसको यहाँ पे चला पाऊंगा, उसने बोला हेलो लव बब्बर, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया और सही चल रहा है। एक बार दोबारा क्लियर कर रन करके आता हूँ। उसने बोला हेलो लव बब्बर, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है, सेम नाम से दो फंक्शन लिखे हुए हैं पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन के सिग्नेचर में चेंज कर दिया। पहला सिग्नेचर ऐसे था कि वॉइड से हेलो, ऐसा। दूसरा सिग्नेचर कैसा आ गया कि यार वॉइड से हेलो, और मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया कि स्ट्रिंग नेम, ऐसा कुछ लिख दिया। दोनों डिफरेंट है, तो सेम नाम से ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैंने इसको दोबारा उठा के यहाँ पे लिख दिया से हेलो, बट इधर मैंने रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, मैंने बोला इंट, इसके अंदर रिटर्न 1 कर दिया, ठीक है। तो अब क्या ये चल पाएगा, चला के देखते हैं। मैंने रन किया, वो कह रहा है फंक्शन दैट डिफर्स ओनली इन द रिटर्न टाइप कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये तो अपने आप सब बता दिया इसने। तो अगर आप सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे इंट कर दिया वर्ड की जगह, और आपने बोला कि से हेलो, ये इसकी तरह सेम बना दिया, बस वर्ड और इंट में चेंज कर दिया, तो भैया उसको ओवरलोड करना नहीं अलाउड नहीं है, ओवरलोड नहीं कर सकते। अगर आप ओवरलोड करना चाहते ही हैं तो इसके अंदर भी इनपुट पैरामीटर में चेंज करें। यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम, अब चलेगा क्या, रन कर दिया, अभी वही दिक्कत है। वो कह रहे यार हेलो स्ट्रिंग नेम, वो तो ये सेम इसकी तरह ही है ना। अब आपने सिर्फ अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को, तो चेंज कहाँ है, चेंज सिर्फ इसमें रिटर्न टाइप में है। तो सेम वही दिक्कत आएगी यार अभी भी, वही सेम दिक्कत आएगी अभी भी, जहाँ पे वो बोलेगा कि यार आपने रिटर्न टाइप में चेंज करके फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एटलीस्ट एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, एक और आर्ग्यूमेंट लेते हैं इंट एन, और इसी एन को मान लो रिटर्न कर दिया। अब रन करूँ यार, अब चल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आ रहा है, अगर मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है, अगर मैं सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो मुझे भैया इनपुट आर्ग्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा, मुझे इनपुट आर्ग्यूमेंट में चेंज करना पड़ेगा। या तो इनपुट आर्ग्यूमेंट का नंबर चेंज हो जाए कि मल्टी, इसमें एक आर्ग्यूमेंट है तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट कर दी, या फिर टाइप चेंज हो जाए कि मान लो मैंने यहाँ पे कैर कर दिया, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। एन क्यों गलती हो रही है, क्योंकि एन है नहीं है, तो 1 कर दो आप इसको, ठीक है, चलेगा, बढ़िया। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि ठीक है यार, मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग वाली गेम समझ में आ रही है, ये गेम मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। तो मान लो कोई ऐसा केस है जहाँ पे आपको एक सेम फंक्शन चाहिए पर वो डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ हो सकता है ना, बट सेम नाम वाला। तो इस प्रकार आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, फंक्शन ओवरलोडिंग के। फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना पड़ा है ऐड नाम से, इसमें 2 आर्गुमेंट आ रही है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बना पड़ा है ऐड नाम से, इसमें 3 आर्गुमेंट आ रही है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो गई। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपने इन दोनों को यूज कर लिया है, बहुत बढ़िया। आगे जाते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट, ये भी हमने देखा पहले, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है और यहाँ पे हमने कैर ले लिया। उसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 इंट थे और यहाँ पे 2 डबल आ गए, पर नाम अभी ऐड और ऐड ही है ना, ये भी हम यूज कर सकते हैं। आगे चलें। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इस केस में क्या हुआ कि आपने एक्स और वाई ले लिया और ये दोनों डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया। तो जब आपने इसके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया, उस केस में आप इसको चाहे भले 2 से कॉल, 2 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कर लो एक्स और वाई, या फिर 3 के साथ कॉल कर लो एक्स वाई जी, और या फिर 4 के साथ कॉल कर लो एक्स वाई जी डब्ल्यू, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये एक और चीज देख ली। अब हम आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे क्या कहता है ये, मैंने क्या बोला यार, जो प्लस ऑपरेटर है ना यार, वो ऐड तो कर ही लेता है,
या वो स्ट्रिंग के केस में कॉन्कैटिनेट भी कर लेता है ना। पर मैं चाहता हूँ जब प्लस ऑपरेटर मैं यूज़ करूँ तो मैं अपने आप को हेलो बुलवा पाऊँ, मैं ये चाहता हूँ भाई। तो किसी एक ऑपरेटर से मैं अपने कस्टम काम करवाना चाहता हूँ, जो मैं चाहूँ वो करवाना चाह रहा हूँ, या कुछ मल्टीपल काम करवाना चाहता हूँ कि भाई तू ये तो करता है, ये करके दिखा, या फिर प्लस जब मैं बोलूँ तो तू माइनस कर दे। यानी प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लॉजिकली बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलाउड है क्या, ये देख सकते हैं एक बार। इन चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं किन किन ऑपरेटर को ओवरलोड करना मुमकिन है और किन को नामुमकिन है। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कुछ ऑपरेटर हैं जिनका ओवरलोड कर सकते हो, और ये वो 4 हैं जिनका आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अब हमने क्या किया, ओवरलोड करना शुरू करते हैं। सिंटैक्स बताया था आपको, सिंटैक्स ओवरलोड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यार मेरे को क्या करना है, जब मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँ ना, तो मुझे बेसिकली दो इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। कायदे से तो प्लस करते हैं, प्लस का मतलब, बट मैंने बोला मुझे उल्टा काम करना है, मुझे उल्टा काम करके दिखाओ कैसे करोगे। ऑपरेटर को ओवरलोड कर दूंगा प्लस को। कैसे करते हैं, क्या सिंटैक्स है उसका। मैंने बोला कि यार बड़ा सिंपल है, प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके दो ऑपरेंड होते हैं ना, ऐसे होता है ना ए प्लस बी, तो इसके दो ऑपरेंड है, तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है। उसी प्रकार जैसे आपके प्लस प्लस होता है तो ये आपके यूनिरी ऑपरेंड होता है। आप ऐसे प्लस प्लस करते हो ना, एक ही ऑपरेटर होता है इसमें, है ना। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर है। तो इसको लिखने के लिए मैं कुछ इस प्रकार करूंगा। ओवरलोड का सिंटैक्स बताया था आपको कैसे होगा। मैं पहले लिखता हूँ रिटर्न टाइप, फिर आप लिखते हैं ऑपरेटर, फिर आप बताते हैं कौन सा ऑपरेटर है, और फिर आप उसको ओवरलोड कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी इनपुट आर्गुमेंट है वो आप डाल देंगे। जैसे प्लस के केस में जो आपकी सेकंड आर्गुमेंट होती है वो आपकी इनपुट आर्गुमेंट होती है, और जो आपका पहला वाला आर्गुमेंट होगा वो आपका, हम कह सकते हैं कि दिस उसको पॉइंट कर रहा होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं करंट ऑब्जेक्ट होता है वो आपका, यानी इस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी फंक्शन कॉल गई है, ठीक है। तो प्लस के केस में जो आपका ये वाला ऑपरेंड है ये आपका करंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और सेकंड ऑपरेंड आपका इनपुट आर्गुमेंट चला जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ओवरलोड करना है तो मैं लिखूंगा वर्ड ऑपरेटर प्लस कर दिया, फिर ब्रैकेट। इनपुट आर्गुमेंट क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ए प्लस बी के केस में ये आपका इनपुट आर्गुमेंट होगा। तो आपने बोला कि यार एक बी टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, कॉपी बनाने से अच्छा मैं इसका एक रेफरेंस ले लेता हूँ। बढ़िया, इतने बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो तुम ऐसा करो सी आउट कर दो। क्या कर दो, एक तो आपका करंट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो अगर यहाँ लिखूं कि इंट वैल्यू 1 इज इक्वल टू करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए, ये वाला। तो दिस की आपने वैल्यू उठा लिया एक, ठीक है। दिस की आपने एक वैल्यू उठा ली, मान लो हम ए वाली वैल्यू उठा रहे हैं, मान लो, जस्ट अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ए वाली वैल्यू हम उठा रहे हैं, तो उसी प्रकार इंट वैल्यू 2 क्या हो जाएगी, मान लो हम जो इनपुट ऑब्जेक्ट जो आया है उसकी ए वैल्यू उठा रहे हैं, ठीक है। हमने इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आउटपुट हमारा क्या आ गया कि यार वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, ठीक है। इस प्रकार का कुछ हमने लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यार इसको हटाओ, मैंने बोला बी के ना दो ऑब्जेक्ट बना दो यार, बी के दो ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 के ए में डाल दो 4, और ऑब्जेक्ट 2 के ए में डाल दो 7, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इतना पार्ट मैंने कर लिया। अब मैंने क्या कॉल किया, मैंने कॉल किया ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, डन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एरर भी नहीं आ रहा यार, है ना, कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो इस केस में जब मैं ये वाली चीज यहाँ पर लिख देता हूं तो क्या होगा, ये वाला प्लस ऑपरेटर कॉल होगा जो ये वाली दो वैल्यूज फैच करेगा, और फिर आउटपुट प्रिंट कर देगा वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 का। ऐसे आंसर 3 आना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं इसको अगर रन करूं, एक मिनट को क्लियर किया, हटाया, रन किया, तो ध्यान से देखो आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। इसमें क्या था 7, इसमें क्या था 4, तो 7 माइनस 4 यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। तो प्लस जिसका काम ऐड करना होता था हमने उसके काम को ही चेंज कर दिया, और हमने बोल दिया कि भाई सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, ओवरलोड कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो मैं चाहूँ कि यार मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो लेट्स से मैंने इसको कमेंट कर दिया अभी के लिए, मैंने बोल दिया कमेंट हो जा दोस्त, ठीक है। और यहाँ मैं बोलूँ सिंपल, कुछ भी नहीं यार, रन कर दो। तो इन शॉर्ट जब भी मैं ऐसे प्लस यूज करूंगा तो प्लस हमेशा इस वाले फंक्शन कॉल पर जाएगा और हमेशा हेलो वर्क प्रिंट कर देगा, ऐसा।
तो मैंने एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है। भैया क्या मैं ब्रैकेट्स को ओवरलोड कर सकता हूँ? जो ये वाले ब्रैकेट है इनको ओवरलोड कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, उस कर सकते हैं। एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ कर सकते हो, लिस्ट में तो है भाई, कर सकते हो। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने बोला ब्रैकेट जब भी आएंगे तो वो प्रिंट कर देगा कुछ भी, रैंडम काम कर रहा है। मैंने बोला वॉइड, और यहाँ मैंने लिखा क्या कि ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या आएगा ऑपरेटर में, क्या आएगा, कौन सा ऑपरेटर है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसको ओवरलोड कर दिया। मैंने क्या प्रिंट कर दिया कि मैं ब्रैकेट हूँ, कुछ भी कर दिया मैंने कि मुझे पता लग जाएगा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार इस ब्रैकेट को ओवरलोड कर दूं, और जब भी ये ब्रैकेट अब यूज होगा तो क्या करना, ऐसे प्रिंट कर देना, बोल देना कि यार मैं ब्रैकेट हूँ, और जिस भी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसकी ए वाली वैल्यू प्रिंट कर देना। ठीक है, सिंपल है। मैंने बोला कि ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 कॉल करेगा इसको, ऑब्जेक्ट 1 कॉल करेगा ब्रैकेट को, कर दिया, यूज कर लिया। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट 1 केस में ए की वैल्यू 4 है, तो मेरा आंसर का आंसर मैं ब्रैकेट हूँ और यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए, रन कर देते हैं। तो मैं ब्रैकेट हूँ और ये 4 प्रिंट हो गया, बहुत सही। तो इस प्रकार मैंने इस ब्रैकेट को भी ओवरलोड कर दिया। अब जब जहां भी ये ब्रैकेट यूज होगा इस प्रकार, तो भैया वहां पर ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर हैं यार, मैं इनमें से किसी को भी ओवरलोड कर सकता हूँ। ठीक है, ट्राई करो, और फिर ट्राई करो कि इनमें से किसी को ओवरलोड करो, और फिर देखो फिर क्या इश्यूज आप फेस करते हैं। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली जो चीज़ है ये भी आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। आपको समझ में आ गया कि मैं इस प्रकार ऑपरेटर से कोई और काम, कस्टम काम भी करवा सकता हूँ। और फंक्शन ओवरलोडिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेम नाम के आप मल्टीपल फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बस फंक्शन के सिग्नेचर में डिफरेंस चाहिए। इनपुट आर्गुमेंट में बेसिकली डिफरेंस होना चाहिए। सिर्फ रिटर्न टाइप में अगर आप चेंज करते हैं तो काम नहीं बनेगा, आपको एरर मिल जाएगा कि भाई रिटर्न टाइप में चेंज कर रहा है, सिर्फ इनपुट आर्गुमेंट में चेंज कर ले थोड़ा सा, है ना। तो इस प्रकार हमने पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमने अब तक सीख ली है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है एक चीज और कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। उसी प्रकार जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं तो इसको हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो रन टाइम पे आपको पता लगती है कि अच्छा ये मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो वो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। तो ये किस प्रकार, इसके अंदर क्या चीज लाई करती है, इसके अंदर आपकी मेथड ओवरराइडिंग ये चीज होती है। क्या होता है अभी समझा देंगे आपको, ठीक है। बट अभी हमें क्या समझ में आया कि जो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पर हो रही होती है, कोई ऐसी चीज है जहां पे आपने मल्टीपल फॉर्म में किसी पर्टिकुलर एंटिटी को एग्जिस्ट करवाया है, पर कंपाइल टाइम में पता नहीं लगेगा, वो रन टाइम पर ही पता लगेगा। जाके जब आप उस फंक्शन कॉल कर रहे होंगे, जब उस चीज को यूज कर रहे होंगे तब पता लगेगा। तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंडर लाई करता है। इसको एक बार देख लेते हैं यार। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई थी, मान लेते हैं मैंने एक क्लास बनाई थी एनिमल, ठीक है। अब यहां पर ना मान लो एक फंक्शन कोई पड़ा हुआ है, उसका नाम है स्पीक। स्पीक ऐसा कुछ कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ आप लिखा है इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे क्लास बनी पड़ी है। मैंने क्या बोला कि मैंने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया एक क्लास डॉग नाम में। अब डॉग कहता है कि मैं बोलता थोड़ी हूँ, मैं स्पीक थोड़ी करता हूँ भाई, मैं तो बार्क करता हूँ, ठीक है। तो उसने इस स्पीक को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया। उसने बोला कि तुमने तो कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ था, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। मान लो यहाँ पे आपने लिखा था सी आउट स्पीकिंग, ऐसा। अब यहाँ पे लिख दिया सी आउट बार्किंग। तो हुआ क्या है कि एक क्लास ने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लिया, और उसने एक पर्टिकुलर मेथड को सेम नाम की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई मेथड था पेरेंट क्लास के अंदर जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड था, आपने क्या किया, अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर डाल दी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग या फिर मेथड ओवरराइडिंग। इसके कुछ रूल्स हैं यार, इसके कुछ रूल्स भी हैं, उन रूल्स का हमें ख्याल रखना है, उन रूल्स का हमें ख्याल रखना है। क्या रूल्स है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास एंड द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास मस्ट हैव द सेम नेम। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यार ये नाम जो है, ये नाम स्पीक और ये नाम स्पीक बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी तो इसको हम ओवरराइडिंग मानेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन, द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास एंड द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास मस्ट हैव सेम पैरामीटर। पैरामीटर देखो यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सही। उसके बाद इट इज पॉसिबल थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भैया इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। इनहेरिट नहीं करोगे तो फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करोगे, ठीक है।
तो 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहली कि भैया फंक्शन का नाम, दूसरा फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, तीसरा इनहेरिटेंस इज इम्पॉर्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो किस प्रकार किया है, ये इन्होंने एक पेरेंट क्लास बनाई जिसके अंदर एक शो फंक्शन है जो कि बोलता है इनसाइड पेरेंट क्लास। इसी प्रकार इन्होंने एक सब क्लास बनाई जो कि इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास से, उसमें भी एक शो फंक्शन है जो कि बोलता है इनसाइड सब क्लास, यानी इस वाले शो को कॉल करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर इस वाले शो को कॉल करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपने एक और क्लास बनाई ये, और यहाँ पर एक और ही कर दिया। अब यहाँ पे आप जब प्रिंट करा के देख रहे हैं तो आपको पता लगे यार ये इस क्लास का कॉल हुआ या फिर इस क्लास का कॉल हुआ। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अपना खुद करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि यार एक क्लास है एनिमल, हमने बोला कि भाई एक क्लास है एनिमल, और एनिमल के अंदर मैंने एक फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है स्पीक, जिसका नाम है स्पीक, जो करता क्या है, जो प्रिंट करता है स्पीकिंग। ठीक है, उसी प्रकार मैंने एक और क्लास बनाई डॉग नाम की जो कि इनहेरिट कर रही है किससे, एनिमल क्लास से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मैम। और इसने क्या किया, इसने स्पीक वाले फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दी। इसने बोला कि यार मेरे को तो स्पीक करना नहीं है, मैं तो अपना बार्क करूंगा। इसने बोला स्पीक, और इसने यहाँ पे लिख दिया सी आउट बार्किंग। बहुत बढ़िया। तो देखो फंक्शन वही है, फंक्शन में नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी 0 है, यहाँ भी 0 है ना, और इनहेरिटेंस भी हमने कर लिया, तीनों रूल्स हमने फॉलो कर लिया। तो हमने यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसको अगर मैं आउट कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, और भैया उस ऑब्जेक्ट का ना फंक्शन कॉल कर दो स्पीक वाला। अब कैसे पता लगेगा कौन सा स्पीक करूं भाई, ये वाला स्पीक करूं या ये वाला करूं? रन करके देखते हैं। रन कर दिया तो उसने कौन सा कॉल किया, बार्किंग। उसने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अब उसने ये वाला फंक्शन क्यों कॉल किया, उसको कैसे पता लगा? उसने बोला डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ, डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उसने बोला उस ऑब्जेक्ट का स्पीक फंक्शन कॉल करो। तो क्या हुआ, डॉग का स्पीक फंक्शन चाहिए, तो डॉग के अंदर स्पीक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार आपने ये बार्किंग लिखा हुआ आ गया। लेट्स से यहाँ पे फंक्शन नहीं होता, तब क्या होता, रन करते हैं तो स्पीकिंग आ रहा है। तो जब डॉग के अंदर आपने अलग इंप्लीमेंटेशन नहीं डाली है तब तक आप यही वाली इंप्लीमेंटेशन यूज करोगे। ठीक है, तो उस केस में आप यही वाली इंप्लीमेंटेशन यूज करोगे। बट अगर आपने अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन डाल दी है और आप तब इसको रन कर रहे हो, तो भैया आपकी खुद की इंप्लीमेंटेशन कॉल होगी, यानी बार्किंग आ गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझा देते हैं आपको। हो ये रहा है कि यार मान लो ये कोई क्लास है जिसका नाम है एनिमल, जिसके अंदर एक फंक्शन पड़ा है स्पीक वाला, और जो कि बेसिकली स्पीकिंग प्रिंट करता है। ठीक है, पब्लिक है ये। आपने क्या किया, आपने एक क्लास बना ली जिसका नाम रख दिया डॉग। उसने इसको इनहेरिट कर रखा पब्लिक मोड से। जब इनहेरिट करता तो यहाँ पर एक स्पीक फंक्शन आ जाता है जो कौन से वाला है, स्पीकिंग वाला ही है। ठीक है, ये भी पब्लिक ही होगा क्योंकि ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, तो आपका ये पब्लिक आ जाएगा जो हमारे टेबल देगा था उसके हिसाब से। अब अगर आप यहाँ पे आके डॉग का कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, डॉग डी, और डी डॉट स्पीक करें, तो आपका ये स्पीकिंग वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो आपका ये स्पीकिंग वाला फंक्शन कॉल होगा। बहुत बढ़िया। बट अगर मैं यहाँ पे आके एक्सप्लिसिटली लिख दूं कि यार स्पीक वाले फंक्शन में ना बार्किंग कर देना, बार्किंग कर देना, और अब मैं स्पीक वाला फंक्शन कॉल करूं तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये नहीं होगा। तो जब आप अपने खुद की इंप्लीमेंटेशन लिख देते हैं और इनहेरिट कर रहे होते हैं तो इसका हम बोल देते हैं भाई ये तो फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहा है, फंक्शन ओवरराइडिंग। बढ़िया। तो ये था आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, और इस प्रकार आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कब यूज होता है ये, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक क्लास है, उसके अंदर 10 मेथड्स हैं। एक सिंपल सा केस मान के चल रहा हूँ, 10 फंक्शंस हैं या 10 मेथड है। फंक्शन मेथड सेम चीज़ होती है। ठीक है, आपने इसको इनहेरिट कर लिया एक दूसरी क्लास में जो कि जिसको इसकी एटलीस्ट मान लो 8 मेथड की रिक्वायरमेंट थी। 8 मेथड तो उसको एज इट इज यूज कर लेते, तो वो तो पड़े रहेंगे। बट 2 मेथड जो है इसके खुद के हैं यार, उसको खुद करने हैं वो, तो वहाँ पर 2 को खुद इंप्लीमेंट कर लेगा, बाकी 4 तो वो यूज कर लेगा जो इसके बने पड़े हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसने फंक्शन ओवरराइडिंग कर ली है ना। एक सिंपल सिनेरियो हमने देख लिया कि हम यहाँ पे 8 मेथड का कोड यूज भी कर लिया और 2 की मुझे कस्टम इंप्लीमेंटेशन चाहिए थी, वो कस्टम इंप्लीमेंटेशन हमने कर ली। ठीक है, तो यहाँ मैंने
फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर ली है। तो हमने 3 पिलर अब तक सीख लिए यार। हमने अब तक देख लिया कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है ना, हमें समझ में आ चुका वो। फिर हमने देख लिया इनहेरिटेंस क्या होता है, और फिर हमने देख लिया कि यार पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये तीनों चीज़ें हम देख चुके हैं अब तक। अब हम चौथे वाले पिलर की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ये बात हम अभी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन मैं आपको पहले ही बताया था यार, जब भी एब्स्ट्रैक्शन की बात आए तो इसको सिनोनिम मान लेना इसका एक। वो क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग, कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो एसेंशियल चीज़ें, सिर्फ वो दिखा दो, पूरी कहानी बताने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देख पाएँ, तो जब हम एक ईमेल सेंड करते हैं, हमने कुछ कुछ लिखा, हाई टीम प्लीज प्रोसेस माई इनवॉइस रिगार्ड्स लव बब्बर, ऐसे करके हमने एक मेल लिख दिया, हम सेंड करते हैं, उसको सबमिट करते हैं जब, तो हमें क्या पता है कि मैं सेंड करूंगा, सेंड हो जाएगा, इतना पता है, मैं वो बटन का पता है बस, कि बटन करूंगा, दबाऊंगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी कि ईमेल सेंड, और मेरा काम हो गया। पीछे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, क्लासेस कैसे बनी पड़ी हैं, कितना डिले आता हो, कितनी लेटेंसी आती होगी, कैसे कौन से डिजाइन पैटर्न का यूज करके बना रखा है, ये हमें जानने की नीड नहीं है। ठीक है, ये हमें जानने की नीड नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग हुई पड़ी है, इम्प्लीमेंटेशन की हाइडिंग हुई पड़ी है, और हम बस जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वही शो कर रहे हैं। भाई तू बस सबमिट बटन देख, तू अपना काम लिख और बाय बाय टाटा। ठीक है, तो इससे मैं ये समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या मतलब है, कि भाई शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो आपको दिखा देंगे, और भैया इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर लेंगे क्योंकि वो नीड ही नहीं है। आपके मतलब की चीजें आप क्या करोगे जान के, ये SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, किस प्रकार चीजें इंप्लीमेंटेड है बैकएंड में, क्या करोगे? सबमिट करो, सेंड करो, पैसे लो, खत्म। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक चीज। एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस में कैसे आप अचीव कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि यार एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स का आप यूज कर सकते हैं और उसके द्वारा डिसाइड करते हैं किस किस डेटा मेंबर को आपको विजिबल रखना है आउटसाइड वर्ल्ड को, और किसको नहीं करना है। आपने प्राइवेट मार्क कर दिया, किसी को नहीं पता लगेगा बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, पब्लिक मार्क करोगे तो पता लग जाएगा। एक चीज ये हो गई है। ठीक है, और भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टर का यूज करके आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि यार क्या चीज आप दिखाना चाहते हैं और क्या चीज आप नहीं दिखाना चाहते हैं। एडवांटेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडवांटेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कहते हैं कि आप अपने कोड में सिर्फ खुद चेंज कर सकते हैं, कोई और चेंज कर ही नहीं सकता। आपने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया वो चीज, किसी और को पता ही नहीं वो है क्या, तो वो चेंज कहाँ से कर पाएगा, है ना। उसके बाद कोड रियूजेबिलिटी, मैंने बोला हर जगह आप छिपा सकते हैं ऊप्स के अंदर। ठीक है, डुप्लीकेशन आपने बचा ली है, सेम कोड आप रीयूज कर पा रहे हो, है ना। वो सेम चीज है, सेम चीज को 2 बार लिख दिया 2 पॉइंट के अंदर। तो ये बात हमें पता लगी, सिक्योरिटी हमें मिल रही है एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एनकैप्सुलेशन के अंदर और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो इसके लिए ना मैं क्या करूंगा, एक स्टैक ओवरफ्लो का लिंक डाल दूंगा, एक स्टैक ओवरफ्लो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से आप इसको पढ़ेंगे, अच्छा सा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, और आप इसमें कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होंगे फिर। ठीक है, जिनको समझ आ चुकी है वो मत जाना, फिर पक्का कंफ्यूज जाओगे। जिनको नहीं आई वही जाना बस। तो हमने 4 चीजें अब तक देख ली यार, कि एनकैप्सुलेशन, ठीक है, क्लास के अंदर डेटा नंबर और फंक्शंस को आपने डाल दिया, रैप अप कर दिया, और उस कैप्सूल को हमने बोल दिया कि भाई क्लास है ये, तो हमने बोल दिया एनकैप्सुलेशन अचीव कर ली। इनहेरिटेंस, सिंगल देख ली, मल्टीपल देख ली, मल्टी लेवल देख ली, हाइब्रिड देख ली, हायरार्किकल देख ली। फायदा क्या होता है, कोड को रीयूज कर पा रहे हैं, जितने डेटा नंबर मुझे रिक्वायर्ड थे तो मैंने यूज कर ली, दोबारा कोड लिखना नहीं पड़ रहा, बहुत फायदा हो रहा है मेरा। ठीक है, एम्बिग्यूटी कैसे रिमूव करोगे, अगर 2 क्लास में सेम फंक्शन है और आप एक मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो, तो भाई मैं अपना स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके कर लूंगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा। पॉलीमॉर्फिज्म में पहला कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की 2 चीजें देखी, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आप सेम टाइम सेम नेम का फंक्शन यूज कर सकते हो। कंडीशन है कि यार इसमें टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, सेकंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, किसी भी ऑपरेटर से अपने हिसाब से कोई भी काम आप करवा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि प्लस ऑपरेटर को यूज करके माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मैं करवा सकता हूं भाई। कौन कौन से को आप ओवरलोड कर सकते हो, कौन कौन से को ओवरलोड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी आपको लिस्ट में दिखा चुका हूं। फिर आते हैं हमारे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे, जहां पे हमने देखा कि फंक्शन ओवरराइडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जहां पे अगर मान लो कोई एक क्लास इनहेरिट कर रही है किसी और क्लास से, तो इनहेरिटेड फंक्शन को वो कस्टम इंप्लीमेंट भी कर सकता है, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है, जहां पे हमने एनिमल और डॉग वाला एग्जांपल देख लिया। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जहां पे हमने देखा कि यार सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही शो करनी है, बाकी चीजों को छोड़ दो, ज्यादा हीरो नहीं बनना है। तो ये चीज हमको समझ में आ चुकी है एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद भी यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे होंगे यार, इंटरफेस का एक कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेस का ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए होमवर्क में रखी हुई हैं यार। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने वो बताई है। मैंने आपको बताया डेडिकेटेड कोर्स भी आपको ऊप्स का मुझे देना है, मेरे ऊपर एक्शन आइटम है ये। एक चीज और आप कर सकते हैं, आप नेट पे जाएं, आप लिखें कि यार लव बब्बर ऊप्स, ऐसा करके लिखते हैं, तो आपकी पहली एक चीट शीट आ जाएगी, और इसमें जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ऊप्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पर अगर आप जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो हम ये 4 पिलर्स कवर कर चुके हैं, है ना? ये फीचर्स थे। इसमें से कुछ कीवर्ड जैसे स्टैटिक हमने पढ़ लिया, ठीक है? हमने दिस पढ़ लिया, न्यू पढ़ लिया, कॉन्स्ट पढ़ लिया, तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देख सकते हैं और इसको आपको एक बार पढ़ने का ट्राई करना है। इसमें से आप कुछ-कुछ चीज़ें देख लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मैं अपने आप करवा दूँगा बाद में, इसकी टेंशन ना लें आप। ऊप्स के डेडिकेटेड कोर्स में कवर कर लेंगे इन चीज़ों को, चिंता ना करें। ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इसको भी एक बार गो थ्रू करें और देखें कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप पढ़ें। मैं ये बोलूँगा कि नीचे वाले मिसलेनियस में जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मिसलेनियस में एटलीस्ट ये वाली सारी आप कवर कर लें। ये आपके इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा देने वाली है। बाकी मैंने ऊप्स में आपको बेसिक्स पढ़ा दिए हैं और आपको 4 पिलर्स पढ़ा दिए हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा करा देंगे इंटरव्यूज़ के अंदर। और डेडिकेटेड कोर्स आपको ऊप्स का आ जाएगा। मुझे बताना वीडियो कैसी लगी यार? बहुत लंबी वीडियो हो सकता है, आपको लंबी वीडियो लगे, 1.5 घंटे की शायद बन जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।